ग्रहों के ट्रांजिशन को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने बलबूते पे किसी एक चीज को चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें दोनों चीजों को यहाँ देखना है कि हमारे कर्म भी खराब ना हो और जो चीज साथ चल रही है, जो हम मानते हैं कि यार एक रोशनी है, एक लाइट है जो हमें चला रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी कहता है कि पहले तू अपनी लड़ाई को तरीके से लड़, जब तू हारने लगेगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, इंसानी जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, सौदेबाजी शुरू हो जाती है। अरे भगवान मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया। यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है ना, जो ह्यूमन लाइफ से इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के इस हिस्से में जहां हम रहते हैं, यहाँ से जितनी भी वाइब्रेशंस निकलती है ना, वो सारी की सारी वाइब्रेशन जो है वो एक फनल के थ्रू होके निकलती है। और वो फनल जो है जब तक वहां पहुंचती है यूनिवर्स को एक चीज पता है कि यहाँ कोई दुख नहीं है। यूनिवर्स को पता है कि ये मैंने देना है। एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तुशास्त्र इन सब को एक रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया है। जहाँ पे इनकी बात आती है, वी टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन, इट्स नॉट साइंटिफिक एनीमोर। हो क्या गया है कि ये सबसे जल्दी पैसा कमाने का बिजनेस बन गया है, डर का धंधा है ये, डराओ और पैसे ले लो। कि किसी को अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट? जस्ट स्टार्ट। हाउ? रिसेशन आ रहा है हर तरफ, एवरीवन इज सैड, क्योंकि वो सैडनेस रिसेशन का बाई प्रोडक्ट है। बिकॉज आपकी जॉब्स जा रही हैं, अगर आपकी जॉब्स जा रही हैं तो यू आर फाइनेंशियली नॉट फुलफिल्ड। उसके बाद दैट इज द रीजन इन फैमिली यू हैव इश्यूज, दैट इज द रीजन मेंटली यू आर नॉट स्टेबल। सो इंसान की जिंदगी का जो सार है, आपने कहा कि धन से संबंधित है, कि इंसान पैसे के पीछे या पैसे के ऊपर कितना निर्भर है। निर्भर तो है, और उस निर्भरता के कारण परिवार सही चल रहा है या नहीं चल रहा है वो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। सो डिपेंडेंसी कहाँ से आती है? डिपेंडेंसी आती है, बेस लाइन क्या है डिपेंडेंसी की? बेस लाइन है पैसा। नॉट कंप्लीटली, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, आई वुड से। The recession, as a point, when you say recession as a word, recession is something that is connected to completely based on the financial capability of any human. Recession is not about family. It's about what we are losing out of our pocket. आज हम 10 रुपए कमाते हैं और रिसेशन में वो 10 के 8 शायद मिले या 6 मिले, लेकिन हमारे खर्चे उतने ही हैं। सो उनको किस तरीके से हमारी लाइफ में जोड़ के पॉजिटिविटी के साथ बैलेंस करके आगे चलाया जाए। क्वेश्चन ये आता है कि वो कैसे किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हर जगह हो रहा है। अगर आज तंगी है, वो भले यूरोप में है, चाहे वो यूएस में या कनाडा में, कहीं भी है, वो तंगी तो है। एक इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है। अब उस सिचुएशन में तुम जा तो जज्बे से रहे हो, लेकिन सामने से अगर तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले वो चीज़ ना दी जाए जो तुम्हारा भत्ता बनता है, जिसको हम बोलते हैं आपका रेम्यूनरेशन, तो इंसान के सपने टूटने शुरू हो जाते हैं। और ये सपने जो है रिसेशन दिखा चुका है पिछले कई सालों में। भले वो 2008 में रिसेशन आया हो, चाहे वो आज की तारीख में सिचुएशन चल रही हो, लोगों ने बहुत कुछ टूटते हुए देखा है। हम यहाँ आज बैठ के बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन रिसेशन को उठाया, तो आपको बता दूं कि इंसान के जीवन में अगर बैलेंसिंग फैक्टर सही चल रहा है तो ये पैसे का कम होना भी उसके जीवन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हम लोग डर क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे पैसा हमें मिलता है ना, हम अपने खर्चे भी वैसे बना लेते हैं। और उस सिचुएशन में हम लोग ये भूल जाते हैं कि कल को इसको भरने के लिए हमें ये इनकम बराबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई सोचता नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ी कम होती है तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम जिंदगी को एक बैलेंसिंग फैक्टर के साथ लेके चलें तो हमारी जिंदगी में फिर कोई दुख आएगा ही नहीं। फिर वो रिसेशन, क्योंकि रिसेशन या पैसे का कम होना या जॉब का चला जाना या बिजनेस का नहीं होना, ये एक टेम्परेरी फेज होता है जिंदगी का। कुछ लोग इसे ग्रहों से जोड़ देते हैं कि शनि की 7.5 आई है इस शहर पे या इस कंट्री पे, तो शनि भगवान के फर्स्ट फेज में आपको मारेगा, सेकंड फेज में उठाएगा, थर्ड फेज में फिर मारेगा। अब ऐसे तो हर रोज एक ग्रह का ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप उस ग्रहों के ट्रांजिशन को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने बलबूते पे किसी एक चीज को चलाने की कोशिश कर रहे हो।
सो हमें दोनों चीज़ों को यहाँ देखना है कि हमारे कर्म भी खराब ना हो और जो चीज़ साथ चल रही है, जो हम मानते हैं कि यार एक रोशनी है, एक लाइट है जो हमें चला रही है, कोई इसे अल्लाह तो कोई भगवान बोल देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी कहता है कि पहले तू अपनी लड़ाई को तरीके से लड़, तुझे लड़ना है। जब तू हारने लगेगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। लेकिन यहाँ होता क्या है इंसानी जीवन में, थोड़ी सी भी परेशानी आती है सौदेबाजी शुरू हो जाती है, अरे भगवान मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन सच क्या है, सच है कि हर इंसान को उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ेगा। सो ये फेजेस हैं और ये फेजेस आज हैं और कल नहीं है। कल जब सब कुछ सुंदर होगा तब यही वो इंसान होगा जो कहेगा यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो डर लगने लगता है। जैसे फ्लाइट में बैठते हैं ना आदमी, बड़ा खुश होता है कि हम जा रहे हैं यार, कनाडा जा रहे हैं हम लोग, लेकिन टर्बुलेंस होती है ना बॉस, वो 50 मीटर की, तो अल्लाह भगवान खुदा सब याद आ जाते हैं। ठीक है, तो भरोसा कहाँ बंध जाता है कि यार कोई तो बचा ले। हो कुछ नहीं रहा है, आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, हम रो रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे रोने से शायद कुछ हो जाएगा। हमें अपने मजबूती के साथ, अपनी मोटिवेशन के साथ जिंदगी जीना चाहिए, तभी सभी चीजें ठीक होंगी, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। तो क्राइसिस को असल तरीके से हैंडल कैसे किया जाए, पर्सनल क्राइसिस को? क्योंकि अगर हम पर्सनल लेवल पे चीज़ें ठीक करेंगे तब हम फैमिली लेवल पे ठीक कर पाएंगे, तभी हम सिटी लेवल पे ठीक कर पाएंगे, तभी स्टेट पे और तभी कंट्री पे। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू पर्सनल लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे सही बात तो ये है कि इंडिविजुअलिटी की वैल्यू बहुत है बॉस। अगर आज आप जिंदा हो तो आपको प्यार करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, और आप हो ही नहीं तो प्यार करेगा कौन किसको। आज जो आप बात कर रहे हो कि यार पर्सनल लेवल के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आज आप मोटे होते चले जाते हो शरीर से, और आपको लोग बोलते हैं कि यार आप जाया करो, एक्सरसाइज क्या करो, जिम जाओ, अरे टाइम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि काम बहुत है। लेकिन बॉस, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो तुम काम क्या करोगे? सो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी का सबसे पहला जो देखो, किसी इंसान के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको सबसे पहले उसका क्या चीज ध्यान आती है कि कैसा दिखता है वो शरीर, ठीक है। उसके बाद दिखता है उसके पास कितना पैसा है, फिर दिखता है कि उसका परिवार क्या है, बिल्कुल। फिर लगता है अरे वो रहता कहाँ होगा, अच्छा चलो उसके कनेक्शंस क्या हैं। कभी कोई ये नहीं बोलता कि कनेक्शन क्या है, फिर परिवार क्या है, कौन इंसान है, अच्छा दिखता कैसा है, कभी नहीं होता ये। वो कभी उल्टा चलता ही नहीं है। इंसान की शक्ल की वैल्यू सबसे पहले आज की तारीख में ये मानी जाती है। तो इंडिविजुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के बलबूते पे खुद के मन के साथ चलना बहुत जरूरी है। इंसान क्या करता है, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मैं कैसे किसी चीज को ठीक करूंगा। सो फर्स्ट बैलेंस इज बिटवीन यू एंड योर सोल, बिकॉज आपके इनर चाइल्ड को पता है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। हम बैठ के रोने लग जाते हैं भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो अंदर बैठे बच्चे को पता है कि ये तो गलत ही बोल रहा है, तो गलत ही मिलेगा। यूनिवर्स तो वही करता है ना, जो आप मांगते हो यूनिवर्स देता है। एक मैंने चीज और सुनी थी, आई डोंट नो कहाँ सुनी थी, लेकिन वो कहते हैं कि यूनिवर्स को नो समझ नहीं आता, हाँ, या नेगेटिव समझ नहीं आता। बिल्कुल। क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? कहते हैं कि यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है ना, जो हम ह्यूमन लाइफ से या इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के इस हिस्से में जहां हम रहते हैं, यहां से जितनी भी वाइब्रेशंस निकलती है ना, वो सारी की सारी वाइब्रेशन जो है वो एक फनल के थ्रू होके निकलती हैं। ओके। और वो फनल जो है जब तक वहां पहुंचती है यूनिवर्स को एक चीज पता है कि यहाँ कोई दुख नहीं है। यूनिवर्स को पता है कि ये मैंने देना है। यूनिवर्स का कर्म है कि वो आपके हमारे ह्यूमन लाइफ में, हमारे जो ब्रेन में ना 2 हेमिस्फीयर्स हैं, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो है रोम, विच इज रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि आज मैं नितिन से बात कर रहा हूं और मेरा इसके साथ आज जो बात हुई है वो मुझे आज से 30 साल बाद भी याद रहेगी। लेकिन मेन पॉइंट जो है ना, जो मेरे सबकॉन्शियस से आने हैं या मेरे सबकॉन्शियस में रहने, वो ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं। सो वो मुझे सपने में आएंगे, अच्छा ये हुआ था, ऐसा होना था। तो हमारी लाइफ में हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है ये यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। व्हेन यू स्लीपिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर प्रेइंग, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हेन यू कनेक्ट, तो यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचता है
कि बॉस ये आपको आपसे कुछ मांग रहा है। सो यूनिवर्स क्या है? इट्स अ रडार, एंटीना है। वो एरियल व्यू से देखता है कि इसको यहाँ से मदद मिलेगी, तो अचानक देखेगा कि तेरे सामने कोई आदमी आता है और बोलता है नितिन कैसा चल रहा है? बोले यार टेंशन में। क्या हो गया? ये हो गया। ओके, ये सोल्यूशन है, ये था सोल्यूशन। बोले यार ब्लडी तू कहाँ से आ गया यार? बट यू डोंट नो दैट यू एक्चुअली कनेक्टेड योर राइट हेमिस्फीयर विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स को पता है ये मेरा नौकर है, ये इस शरीर का, इस बुद्धि के इस हिस्से का ये ग्रह है, ये ग्रह इस दिमाग के हिस्से का मालिक है। तो उसको बताएगा कि बॉस इसको मदद कर, और वो मदद आपके सामने आती है। और ऐसे यूनिवर्स काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारा रोना बिलखना एक तरीके से अच्छा है। कहते हैं कि रोना जरूरी है जीवन में। रोना जरूरी क्यों है? रोना जरूरी इसलिए कि आपको शरीर के उस गंदगी को भी साफ करना है जो आपने इतने टाइम तक समेट के रखी हुई है। बिकॉज इमोशंस है ना। आपको ये भी पता होगा, आपके दिमाग में जो ब्रेन सेल्स हैं, सबसे नए सेल्स यही होते हैं पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में। 7 साल के बाद ये रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं यार हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं, जबकि सत्य क्या है कि एवरी डे समथिंग न्यू इज हैपनिंग। सो हम रो के, कभी हम बहुत हंसते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ निकलना है ना। हमारे शरीर की सफाई का काम और हमारी बुद्धि के सफाई का काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को पता है कैसे करना है। सो हमारा रोना, हमारा हंसना, ये सब एक बैलेंसिंग फीचर है। और हमें ये यूनिवर्स से सीखना चाहिए कि यार आप देखो, सूरज डूबता है, सूरज उगता है, चंद्रमा जाता है, चंद्रमा आता है, हर 1.25 दिन में चंद्रमा अपनी राह बदलता है, शनि 2.5 साल में बदलता है। ये सबको पता है ना। कोई चीज रुकी नहीं ना। आज बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, चाहे वो आग लग जाए, चाहे वो ओलंपिक को जीत जाए, कुछ रुकता नहीं है ना सृष्टि के लिए। तो यूनिवर्स के लिए क्या रुकता है? कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहे। हम लोग सिर्फ सौदे पे चले जाते हैं कि बॉस आज मैंने $10,000 कमा लिए, तो अब मैं 10 दिन काम नहीं करूंगा क्योंकि भगवान ने मेरी सुन ली। फिर 10 दिन बाद फिर भगवान के पास मांगने चले जाते हो। आप उस 10,000 से अपनी जिंदगी को कितना आगे लेके जाना है उसके पर विचार नहीं करते। सो जब तक आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझ के, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लेके सामने नहीं आओगे, इंट्रोस्पेक्शन एक चीज होती है, वो बहुत जरूरी है, लोग नहीं करते। अगर वो करने लग जाए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होती है कि यार इंसान बात कर रहा है अपने आप से, दूसरों से तो बात करता ही है ना, खुद से कब करेगा बात? I'll interrupt you a bit। जब हम कहते हैं कि अपने आप से बात करना, इसको काफी लोग पागलपन देखते हैं कि यार क्या रहा है ये। मतलब अकेले बैठ के एक इंसान अपने आप से बात कर रहा है। आई वुड इवन से कि नॉर्थ अमेरिका का हाल ये है कि इफ समवन कॉल्स यू और आप कहो कि मैं कैफे में बैठा हूँ, ऐसे ही मन कर रहा था, कॉफी पीने आया हूँ, दे कैन से क्यों। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि अकेलेपन की जो हालत है ना, नहीं, आपको मन कर रहा था जाके बैठे कॉफी पीने का। नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी के साथ ही जाओ, यू कैन गो अलोन। और आप सुन सकते हो कि यार क्यों जाना है कॉफी पीने, काम नहीं है कोई और। एंड इट्स लाइक, क्या हमें सिर्फ काम ही करना है लाइफ टाइम? दैट सेल्फ स्पेस, आपको अपने आप से बात करना, व्हाट वी कॉल मेडिटेशन, क्योंकि एक पार्ट है इसका मेडिटेशन, आई वुड से। उससे मेडिटेशन तो बहुत अपर लेवल चीज है, उससे हम दूर तक कनेक्टेड नहीं है। बेसलाइन क्या है? बेसलाइन है मेडिटेशन है क्या? बेसलाइन क्या है मेडिटेशन की? अकेलापन। आई वॉन्ट टू बी अलोन। ये कब कहता है आदमी? जब वो अपने साथ रहना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो दुनिया से दूर जाना चाहता है। दूसरी सिचुएशन बोलता है आई एम लोनली। लोनली 100 लोगों के बीच में भी हो सकता है। सो ट्रू। कि अपने साथ नहीं है ना। मैं अकेला रहना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं अपनी स्पेस में, अपने ऑरा में रहना चाहता हूं, मैं अपनी शील्ड को मजबूत करना चाहता हूं, मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता हूं, मैं विंडो को रोल अप करके कार में मैं चिल्लाना चाहता हूं, मेरी मर्जी है। क्योंकि मैं वो अकेलापन में इसलिए नहीं मांग रहा कि मैं भाग रहा हूं किसी से,
वो अकेलापन मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और मेरा मन है वो करने का। मन कहते हैं चंद्रमा मनसो जातवह, यानी चंद्रमा जो है, मन जो है, मन को अगर हम देखते हैं वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा इज वाटर, वाटर एलिमेंट ऑन अर्थ इज चंद्रमा, मून। कभी देखा होगा हाई टाइड लो टाइड की कहानी पता होगी, व्हेन मून इज द फुल मून यू विल ऑलवेज हैव हाई टाइड्स। चेंज हो जाती हैं, तो इतना नहीं होता लेकिन होती हैं। ऐसे हमारे मन के अंदर होता है। आप देखना फुल मून से पहले मोस्टली जितने वाटर साइन है, स्पेसिफिकली कैंसेरियंस, वो इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको हर एक चीज़ लगती है कि इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये मेरी ज़िंदगी में मुझसे कुछ लेके भाग गया, मैं तो अकेला हूँ, मैं ना ही रहूँ तो बेटर है इस दुनिया। हुआ कुछ नहीं है। क्या वो वाटर लेवल फ्लक्चुएट हो गया है बॉडी के अंदर। इस पे हम पूरा प्रॉपर आएंगे। आई वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल कि मून सन की पोजीशंस कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं विद डिफरेंट साइंस। एब्सोल्युटली, सब पूरे के पूरे जो 9 ग्रह जो हमें पता है उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे, इंसान की जिंदगी के साथ जो चीज हो रही है, बिना इंसान से मिले अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाए टाइम और प्लेस के साथ, तो बताई जा सकती है। क्योंकि हर ग्रह का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है या वो कैसे खेल रहा है, वो किस सिचुएशन पे है, ये सब चीजों का ज्ञान मिल सकता है। ऐसा क्यों है कि हमने इस एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तुशास्त्र इन सब को एक रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया है? ओके, ऐसा है कि जहां पे इनकी बात आती है, वी टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन, इट्स नॉट साइंटिफिक एनीमोर। व्हाट इज नॉट साइंटिफिक? वास्तुशास्त्र या एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आई वुड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसको आप साइंटिफिक नहीं मानते, उसको कहते हैं ये तो पाखंड है, ये बोला जाता है। I'm not saying about me, but I'm saying about how people perceive it. ओके, सो हो क्या गया कि ये सबसे जल्दी पैसा कमाने का बिजनेस बन गया है। डर का धंधा है ये, डराओ और पैसे ले लो। अब नॉलेज किसके पास है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ पीपल आर बीइंग फॉलोड, और हु इज बीइंग फॉलोड बाय हाउ मेनी पीपल, यू विल गेट टू नो। ऐसा होता ना आदमी को, आप जब किसी को बोलते हो कि यार आप ना राधे श्याम जी के पास जाना, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपको बहुत नॉलेज देंगे बिकॉज उन्होंने मेरी हेल्प की है, तो आपका विश्वास 90% पक्का हो गया कि मैं जहां जा रहा हूं वो सही जगह है। वर्ड ऑफ माउथ है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि एक इंसान है जिसका कर्म सिर्फ यही है कि शनि का समय चल रहा है, तो तुम जब तक भैया 5 लाख रुपए खर्च नहीं करोगे तो शनि भगवान जो है वो आपको मानेंगे। एक्चुअली वो भी एक सजा है ना। शनि का प्रकोप क्या है कि आप लूज करना शुरू कर दो चीजों को, तो सबसे पहला डर ये लगेगा यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो शनि की 7.5 है, आप पंडित का जाते हो, पंडित को भी 5 लाख दे आते हो, तो बेसिकली यू लॉस्ट समथिंग, राइट। हुआ कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं। हम अपने भरोसे से नहीं जीते। हम ये जो वर्ड आपने यूज किया ना पाखंड, ये मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि यार आप हाथ में हथेली में चंदन लगाओ या आप सरसों के तेल को रगड़ना शुरू कर दो तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आती कि व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज। आज अगर हम बात करें इन एस्ट्रोलॉजी, आज सबको पता है कि सूर्य की धरती से कितनी दूरी है या जुपिटर कितना दूर है, उसका इम्पैक्ट हमारी अर्थ पे ग्रेविटी के हिसाब से कितना इम्पैक्ट उसके ऊपर चल रहा है। एक इंसान जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, वो कितना सॉलिड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका लेगा, क्या प्रोफेशन में वो जाएगा। इट्स इजीली अवेलेबल इन द बुक्स, लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं आंख बंद करके बता दिया तेरा ये काम नहीं होगा, आदमी डर गया। सो वो क्या है, नहीं करते भी 1000-1500 रुपए दे जाएगा, महीने के 50,000 रुपए का धंधा हो गया। एक आदमी MBA करता है बेचारा 30,000 रुपए की नौकरी करता है। फर्क है ना। सो यहाँ पर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हर चीज में है। आप वास्तु की बात करते हो, वास्तु इज अ साइंस ऑफ एनर्जी। आपको पता है पॉजिटिव साइड्स क्या है, नेगेटिव क्या है। ईस्ट एंड नॉर्थ इज पॉजिटिव, साउथ एंड वेस्ट इज नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है उसको बड़ा कर दो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आनी बंद हो जाएगी। यार आपके पड़ोस में कोई एक इंसान रहता है जो कि बहुत ही बदतमीज है, जो आपके साथ लड़ना चाहता है 24 घंटे, आप क्या करते हो, दीवार ऊंची कर देते हो, ना वो दिखेगा ना टेंशन होगी। तो यही तो है वास्तु, और है क्या। बट वो अगेन पर्सनलाइज्ड है कि नाउ अगर मेरा साइन एक है
या फिर किसी और का साइन कोई और है तो Zodiac sign your me. ज़ोडिएक साइन आई मीन Suppose Virgo or Sagittarius. वर्गो और सेजिटेरियस। Yeah. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दोनों के नेबर ऐसे ही हों। एग्जाम्पल मैं आपका ही ले रहा हूँ। Okay. So I'll tell you. आज हम बात करते हैं वास्तु पुरुष को, जो रचना की गई वास्तु पुरुष की, जिससे वास्तु पैदा हुआ। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक्स। हाँ, तो बेसिक में बहुत लंबा तो नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू इवन एक्सप्लेन इट टू यू। वास्तु पुरुष की बात करते हैं। वास्तु पुरुष जो है उसको दिखाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में उसका चेहरा है, साउथ वेस्ट में उसके पैर हैं, और ईस्ट वेस्ट में उसके कोहनियां हैं। ठीक है, लेटा हुआ है, वो एक प्लॉट पे लेटा हुआ है। अब आप एक चीज समझें कि वो वास्तु पुरुष आप हो, वो वास्तु पुरुष इमेजिन करो आप हो। अब आप एक प्लॉट है, उस पर आप ऐसे लेटे हुए हो, आपके चेहरे पे मैं अगर टॉयलेट बना दूं या सीढ़ी बना दूं या मैं आग लगा दूं, विल यू बी एबल टू सर्वाइव? नो। ओके। अगर मैं आपके पेट पे, आपके नेवल पे 500 किलो का वजन रख दूं, सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपके शरीर के हर अंग के अंदर एक ताकत होती है वजन को सहन करने की। आपको चेहरे पे क्या चाहिए? खुशबू चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, खूबसूरती दिखनी चाहिए। ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है। ओके। घर का नॉर्थ ईस्ट है ये। सो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खुला रखना चाहिए। सांस आती है, अच्छी पॉजिटिविटी होती है, अच्छी चीज सुनने को मिलती है, मेडिटेशन की जगह है। पूजा का स्थान नॉर्थ ईस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान बृहस्पति वहां के राजा हैं। लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। जुपिटर कौन है? विजडम का लॉर्ड जो है वो जुपिटर। सर्विस का लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर। यार, आपको ज्ञान देने वाला ग्रह जुपिटर है। उसको ये ऊपर अगर आपने गंदगी रख दी तो वो क्या करेगा? वो आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर देगा। भाई, आज एक स्कूल का टीचर है, उसको आप घर में बंद कर दो तो कितने बच्चे फेल हो जाएंगे? पढ़ा ही नहीं पा रहा ना वो। ट्रू। सो ये नॉर्थ ईस्ट है। फिर हम बात करते हैं यार साउथ वेस्ट, जो कि हमारे पैर है। जब मेरी छोटे बच्चे हैं, कभी मैं घर जाता हूँ, बोलता यार पैर दबा दो, मैं 5 दिरहम दूंगा तुम्हें। खुशी होती है कि यार आराम मिल रहा है। क्योंकि जब ईस्ट से सनराइज होता है तो वो ईस्ट से वेस्ट में ऐसे नहीं जाता, ईस्ट से वेस्ट में घूमता हुआ जाता है। तो साउथ वेस्ट में सबसे दूर होता है। तो साउथ वेस्ट सबसे ठंडा जगह कहा गया है, डायरेक्शन। उसका लॉर्ड कौन है? राहु। राहु क्या है? मेडिसिन। राहु क्या है? सोचने की ऐसी शक्ति जो आपको एक जगह देती है। तो कहते हैं साउथ वेस्ट में ना हेड ऑफ द फैमिली को सोना चाहिए। क्यों? अगर वो ढंग से सोएगा, आराम से सोएगा, तभी तो वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। इट्स साइंस ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। आप राहु के कैरेक्टर को अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि एक इंसान जो साउथ वेस्ट में है वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव मान के पूरे समय तक सोएगा। ठंडा है ना, जब आप तकिया लगाते हो सोते समय, पिलो लेते हो, उसका कारण क्या है? कि आपका ब्लड फ्लो सारे का सारा नीचे जाए, दिमाग ठंडा रहे और आप सो सको। कंफर्ट, जिसको वो इजी लैंग्वेज में। अगर आपके हेड में ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो भाई आप सो नहीं सकते। सो ठंडा होना बहुत जरूरी है। ठंडक कहाँ है? साउथ वेस्ट में। इसीलिए हेड ऑफ द फैमिली का कमरा उधर बनाया जाता है। अब आपने बात की कि यार ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, यस, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु गोज हैंड इन हैंड। आपके घर के अंदर आप मुझे कोई भी नक्शा दें घर का, मैं बता दूंगा इस घर में कितने लोग रहते हैं और कितनी प्रॉब्लम में ये लोग। और ये भी आपके जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं बोलता हूं चलो आप 4 लोग ही भेज दो, एंड वंस आई कम बैक टू यू, मेक अ वीडियो टेस्टिमोनियल, पुट इट ऑन यू, so that you can show it to your viewers कि एक्चुअली बात कितनी सच होती है। ये नहीं कि मैं जादू करूं, मुझे समझ आ जाएगा कि यार इस इंसान की कुंडली के हिसाब से ये ग्रह कमजोर है, इसका स्थान ये। एवरी प्लैनेट हैज अ डायरेक्शन। आज वेस्ट की बात करोगे तो सैटर्न है, अगर आप ईस्ट की बात करोगे तो इंद्र है, साउथ ईस्ट की बात करोगे तो वीनस है। तभी हम कहते हैं ना किचन हमारी कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। फायर है ना, बिल्कुल। हमारे घर में सोशल एसोसिएशंस खत्म हो जाती हैं अगर फायर साइड के अंदर पानी पड़ाओ। टॉयलेट अगर आ जाए साउथ ईस्ट में तो लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो घर में रोटी खाने आता आदमी वही आपका दुश्मन बन जाता है। ये मेरी केस स्टडीज है। ये कैसे?
भाई आप डायरेक्शन खराब कर रहे हो ना। जो चीज आप फायर जहां होनी चाहिए वहां पर आप पानी डाले जा रहे हो, तो क्या होगा? जो इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानता, आप उसको कैसे बिलीफ दिलवा सकते हो? नहीं, इट्स नॉट अबाउट बिलीफ सिस्टम। सी, अगर आदमी जिंदा है तो बिलीव करना ही पड़ेगा, कारण है। आप ये तो बात मानते हो ना कि डायरेक्शंस होती हैं। बिल्कुल। उन डायरेक्शंस का अपना एक इम्पैक्ट है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ। कि ईस्ट से कैसी हवा आती है और वेस्ट से कैसी हवा आती है, कौन सी डायरेक्शन हैवी और कौन सी नहीं है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, ये किसी ऋषि, हाँ हमारे यहाँ पे कुछ किताबें हुई, जैसे मैं मतम एक बुक हुई है, वो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कितनी उंगली का स्थान होना चाहिए, कितना ऊंचा आपके बाजू से ऊंचा आपका दरवाजा होना चाहिए। वो सब उस समय में जब वास्तु बनाया या लिखा गया था, ये भी तो किसी साइंस से आया ना। जब लिखा गया था तब लिखा गया था कि यार आपका एक घर है एक जंगल में, वो कैसे होना चाहिए। आज तो एक प्लॉट के ऊपर 1100 घर हैं। कॉन्डो देख लो आप। अब यार, अब किसी का अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो किसी का साउथ वेस्ट में होगा। मिरर इमेज। बिल्कुल। हवा ने कहा यार ये तो मर जाएंगे हम तो, मतलब हम रह ही नहीं सकते। फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार हमारा तो बहुत कुछ चल रहा है। होता क्या है कि हर एक डायरेक्शन का लॉर्ड अपना एक टाइम बाउंड काम करता है। स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd ईयर, गोज अप टू 11th ईयर। आप तीसरे साल आप जिस घर में हो, आपका नॉर्थ ईस्ट घर का बर्बाद है बिल्कुल, टॉयलेट है उधर, टॉयलेट भी है और वहां पर किचन भी है। अब आप कहते हैं संदीप भाई ये सब बकवास है यार, आप जो बताते हैं तो इट्स यूजलेस, मैं तो बिल्कुल ठीक रह रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम हो गया? मैं तो अभी शिफ्ट हुआ, 3 साल बाद बात करेंगे। तो 3 साल में निचड़ जाएगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी, पैसे की ड्रेनेज शुरू हो जाएगी, घुटने के नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये तो सत्य है, बिकॉज उस जगह का जो लॉर्ड है वो इन चीजों का भी लॉर्ड है। वो अगर पीड़ित है तो पीड़ा देगा, पेन देगा, कोई रोक नहीं सकता। ओके, पहले हम 5 चीजों पे आते हैं, जो 5 चीजें आपको देखनी चाहिए व्हेन यू आर ईदर बाइंग अ हाउस और गेटिंग इनटू अ न्यू हाउस, एब्सोल्युटली, लाइक बॉट वन ऑलरेडी। एक ये चीज, और दूसरा आई विल ट्राई टू मेक 2 or 3 random sketches डन। and I'd like you to talk about them, क्योंकि वो देख के लोग ज्यादा समझ पाएंगे। एब्सोल्युटली, Okay? So I'll just make some random, like either west, either east and all that. Like as I think I have seen 2-3 houses of my friends, even my house है, हाँ, and all ठीक है, that. yeah. And let's talk with examples. मजा ही उसमें आता है जी। तो पहले 5 टिप्स। सबसे पहली चीज, लोगों के मन में ना एक बड़ी गलत बात बिठा दी गई है कि यार आप ना जो घर लो ना साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए या वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में इन चीजों पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। रीजन बीइंग कि जो घर हम लेते हैं या तो वो घर एक बिल्डिंग में होता है, तो घर के सामने भी एक घर है, घर के पीछे भी एक घर है, या घर के साथ में भी घर चले आ रहे हैं। या अगर हम विला भी लेते हैं तो विला कभी भी अकेला विला नहीं होता, विला के साथ में विला होता है, सामने विला होता है। आजकल ऐसा नहीं रह गया कि एक जंगल है, जंगल के बीच में एक प्लॉट है तो आपका नॉर्थ में ही एंट्रेंस होनी चाहिए, तो तभी आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मेरा मानना यह है कि घर के अंदर मेजरली आपको 4-5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट ना हो, ओके, सीढ़ी ना हो, स्टेयरकेस, और तीसरा किचन ना हो, क्योंकि किचन जो है फायर है, नॉर्थ ईस्ट इज वाटर। तो ये सबसे बड़ा भेद है जो खराब कर देता है जीवन में, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देगा। घर के अंदर बहुत ही आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट क्रिटिकल स्टेज की बीमारियां भी देखी गई हैं होती हुई। टॉयलेट के आने से घर के अंदर अपॉर्चुनिटी बेस धीरे धीरे कम हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th ईयर ऑफ योर रेसिडेंस एंड सिंस द टाइम यू ऑक्यूपाइड द हाउस, फ्रॉम द 5th ईयर यू विल स्टार्ट सीइंग कि सब कुछ नीचे जा रहा है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये साल का क्या सीन है? मतलब व्हाई 3rd ईयर, व्हाई 5th ईयर? हर ग्रह की, हर डायरेक्शन की एक टाइम लिमिट है। ओके, वो टाइम लिमिट क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर इट विल स्टार्ट शोइंग यू द इम्पैक्ट। कोई 3rd में दिखाई, कोई 5th में, कोई 7th, कोई 9th, कोई 11th एंड 13th तक भी जा सकती है। 99% केसेस में आई हैव सीन पीपल गेट टू नो कि वास्तु खराब है फ्रॉम द 3rd ईयर इटसेल्फ, कि यार मेरे तो घर में अच्छी भली जॉब थी, खत्म हो गई और समझ नहीं आ रहा, मिल नहीं रही,
मैंने ऐसे भी, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, एंड आई कैन गिव यू द मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडीज एंड यू कैन जस्ट टॉक टू देम कि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ सेलिंग देयर लास्ट रिंग टू सर्वाइव, एंड आई मेड देम चेंज देयर हाउस, एंड दे ओन लाइक 5 Rolls Royce and Lamborghinis in their house today. Wow. Yeah, and you can just go to them directly and you can ask them कि कितना इम्पैक्ट होता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको. हाँ, ये भी नहीं है कि वो आदमी जो है उसके पास खाने को पैसे नहीं थे और मैंने मर्सिडीज और ये रॉयल्स रॉयस कमवा के दे दी, ये नहीं किया. उसका रुतबा उतना था कि उस घर ने उसको खत्म करना शुरू किया था, तो मैंने उस लेवल से उसको हटा दिया, तो वापस से चढ़ना शुरू हो गए. भाई जो इंसान बना रहा है उसको तो पता ही है ना कैसे बनाना है. कैपेबिलिटी है उसमें. हाँ, कैपेबिलिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास दिमाग है, समझ है उस चीज की. आप समझो ना कि यार मैं आपको आपके पास एक लोटा है, अब मैं रोज उसके अंदर है ना दूध डाल रहा हूँ, दही डाल रहा हूँ, और एक दिन आके देखता हूँ कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि नीचे छेद है, तो सब कुछ जा रहा है, खत्म हो रहा है. ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में. ओके. अब अगर आपने बॉस साउथ वेस्ट को खोद दिया पूरा, घर के पीछे स्विमिंग पूल बना दिया, बड़ी खुशी से बना लेते लोग, यार हमारा तो नॉर्थ फेसिंग घर है, हमने साउथ में बॉस स्विमिंग पूल बनाया, बॉस खत्म हो गया आदमी. उसके घर में इतने कलेश होंगे कि उसको साथ में खाना खाने के लिए भी लगे कि मैं क्यों खाना खा रहा हूं यार इस घर में. और जो मुझे सुन रहे हैं ना, प्लीज इफ यू हैव योर हाउसेज लाइक दैट एंड टेल नितिन चोपड़ा व्हाट आई एम टेलिंग यू इज राइट और रॉन्ग. अभी आप अपने घर के बीच में खड़े होके कंपास से देखो, आपके साउथ वेस्ट में अगर आपकी किचन है, टॉयलेट्स हैं, या कोई स्विमिंग पूल है, या कोई डिप्रेशन है, तो आप मुझे बता दो कि अगर आपको उस घर में रहते हुए 2 साल से भी ज्यादा हुआ है, तो क्या आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आपकी घर में जो लेडी ऑफ द हाउस है, वेदर योर मदर, सिस्टर, वाइफ और डॉटर, लेडी ऑफ द हाउस, उसकी हेल्थ कैसी है? 99% केसेस में दे विल बी सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड PCOS. 99% केसेस, आई कैन गारंटी दैट मच. It's let people see it. Yeah, and I want them to comment and tell you that what I'm telling you is making sense to you or no. Okay, let's move on with the tips. Yeah. So northeast, as I told you, no toilet, no staircase, no kitchen. Southwest, no toilet, no kitchen. Okay. Okay. This is the major. And the center of the house, you should not have any beam. In the northeast also, again, if you can see, there should not be any pillar. And the northeast of the house, specifically northeast, should not be, there should not be any cut. Like, you know, if you see a square piece of land, so northeast should not be cut. Like it should be Full complete, square. yes. Complete. Yeah. Why so? Because, see, it's a balance. Okay. Yeah, so if there is a cut, that means the power, that means the element of northeast is not there in the house, so opportunities will not be there. In fact, you will be in more trouble than gaining access to anything new in life. Okay. What else? Majorly, these are the things. Southeast kitchen is the best. If you don't find place for southeast for kitchen, northwest is also okay. There is no problem. West should be your place where your dining area is there, or maybe, you know, when if you're making a place for your dining, should be in the west. That is the best place. जहाँ पर बैठकर एक तो डाइजेशन अच्छा होता है, बातें अच्छी होती हैं, और घर में ग्रोथ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. Okay, so let's move on with the examples. Okay, so examples. I'll just make some example. Okay, all right. And let's check with that. Done. So let me east and west, south and north. You can see. I'll not. Yeah, do that's that okay. much, okay. Yeah. One example. So I'll give you 3 examples. Okay. Now, again, this is not bounded. ठीक है. And here is simple like this one. Let's say curtain or something. हाँ, ठीक है. There's no wall. And here is The kitchen. kitchen. There is mandir. Okay. Room 1, room 2, toilet, washroom. Whose room is in room 2? The head of the family. Okay. The children of the family. Okay. This is head. This is children. Okay, done. So I'll take a photo so that we can put it in Yeah. the video. Absolutely.
and then we'll start with it. Okay, this is first case. So now in this case, Yeah. who is the owner of the house? This person is the owner of the house. Okay. And for how long the person is staying in this house? 10 years? Yeah. Approximately. Yeah. Okay. So overall, if you look at this place, the Vastu is not bad. Okay. Okay. The only thing is the washroom in the toilet in the southwest is a point of concern here. But the balancing factor in all other area is actually much more than this one. So अगर 10 साल भी हो गए ना तो ये इंसान is not suffering from anything. In fact, what he's seeing, the person who's in this room is the most creative person in the house. Okay. Why? Because southeast is fire, and the fire is showing that there is a point of elevation in this house. Like कुछ ना कुछ चल रहा है, हो रहा है, रुका कुछ नहीं है इस घर में. हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहा है. हाँ, इस घर ने बहुत ज्यादा एलेबोरेटेड ग्रोथ नहीं दी है किसी को भी, लेकिन छीना कुछ नहीं है. इट इज मोर लाइक कि चल रहा है और ये किसी को नुकसान देगा नहीं घर. Okay. So basically, the person who is here will be the face and the main bread earner somehow in the family over a period of time. So the children's room will be the bread earner. Yeah. Okay, I'll give you a second scenario. This is not a house, but I don't know exactly. Factory. No, it's a no. Warehouse. It's a house of a friend in Delhi of mine. It's a floor. Okay, ठीक है. So I'll give you idea of a floor and let's have it this way. ये M क्या मंदिर है? जी. Okay. So this is store, this is toilet, this is attached toilet, and this is room 1 and room 2. Room 1 is the drawing room, and room 2 is the main room. So they have only one room. Okay. So यहाँ पे ना majorly the kitchen part Yeah. is wrong in this house, and moreover ये जो भी इंसान है जिसकी आप बात कर रहे हो, इनके घर में ना बरकत की बहुत कमी है मेरे भैया. Okay. क्यों कमी है? बिकॉज जहां पर एलिवेशन होनी चाहिए वहां पर स्टोरेज है. So this is storage. हाँ, टॉयलेट भी इनका क्या है कि इसके पास लोग बहुत होंगे मिलने वाले, लेकिन कोई साथ खड़ा होके आगे बढ़ने वाला, काम करने वाला कोई नहीं होगा, तो ही विल ऑलवेज स्ट्रगल. You're smiling, I don't know why, but Because I know the person personally, so okay. So this is a 30% Vastu house. It's not a Vastu house. It is a. why are these? I'm sorry to interrupt. Why are these houses sold? Mostly houses in India are sold as Vastu friendly houses, Vastu compliant. Vastu compliant houses, and do they really follow? Actually, no. Most of the cases now people are building the houses based on the Vastu principles. But पहले नहीं बनते थे यार. मेरे गांव का घर जो है वो भी वास्तु कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन बना है ना, वहाँ मंदिर के अंदर एक घर बना दिया है. क्योंकि उस टाइम क्या होता, प्लॉट है, 4 दीवारी खड़ी की, 6 लोग हैं, 6 भाई बहन है, 6 कमरे बना दिए. एक इधर एक हाँ, ऐसे हो गया. वो ऐसे कमरे बन जाते हैं. आप आज देखो कितने राजमहल बड़े बड़े आपने देखे होंगे. आज 5 स्टार होटल बन गए, बात दूसरी है, लेकिन उनमें जो रहा वो पनपा नहीं ना कभी. बिल्कुल. बर्बादी हो गई. उनको या तो कोई लूट के ले गया, या झगड़ों में उनकी जिंदगी निकल गई, बीवियां किसी के साथ चली गई, रानी किसी के लिए आए. इट वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम बिकॉज उनके साउथ वेस्ट में 90% केस स्टडीज में वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में एक तालाब या कोई एक ऐसा वाटर बॉडी होती थी जिसकी वजह से उन घरों को बर्बाद होना पड़ा. And this we are talking about जो राजमहल थे, बहुत सारे किले थे. हाँ, क्योंकि वो उनका एक्सपेंस बहुत बड़ा था ना यार. आप देखो वो 1000, 2000, 5000, 20000, 30000 स्क्वायर फीट के घर नहीं थे वो. वो 10-10 एकड़ का एक महल है. बिल्कुल. सो अब 10 एकड़ का महल की ग्रेविटी भी तो उतनी होगी ना बाउंड्री के साथ. True. सो अगर वहां से आधा किलोमीटर दूर एक बड़ा पॉन्ड है साउथ वेस्ट में, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल बना दिया अपने घर के पीछे. सो वो आज नहीं तो कल बर्बाद हो गया ना. मतलब वहां कुछ बचा नहीं, किसी ने कोई एंजॉय नहीं किया. सो चीजें छीन ली गई. सो अब वी कम बैक टू दिस पॉइंट. यहाँ पर क्या है कि इनकी जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, फायर साइड की एंट्रेंस है. इनके साथ होता क्या है कि ही इज अ मैन ऑफ आइडियाज, बट वो आइडियाज जो है फ्लाई डाउन करना या उनको एनकैश करना, मतलब आउट ऑफ 100% 30-35% उसकी लाइफ में हो जाता है, 70% रह जाता है.
ओके और वो हमेशा ना ये सोचता रहता है कि यार ये अच्छा हारेगा नहीं आदमी कभी भी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बट इट विल नेवर स्टॉप। लेकिन अगर आप बोलो कि यार ये फ्लरिश कर रहा है मतलब बड़े तरीके से, तो ये कभी नहीं कर पाएगा। हिज लेवल ऑफ शोइंग व्हाट ही इज एंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इज डिफरेंट। बहुत तगड़ा कॉन्ट्रास्ट होगा फॉर श्योर। सो वो शो कुछ और कर रहे हैं कुछ और। You know the person, so you know it very well. Okay. I want third one not to be given by me. let's have a different viewpoint. Okay, give me one. But according to your experience, are people really inclining more towards astrology these days or coming years? See, it is very difficult to say that reason. Now the content in the market is so much that even if you are not a believer, you will try to practice something what is being told to you. गलत चीजें बहुत हो रही है ना आज की तारीख में। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आप एक समझदार या किसी एक नोन एक्सपीरियंस, आज एक 25 साल का लड़का इंस्टाग्राम पे आके बोलता है कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी वो देखी, कैसे कर सकता है? आपने उम्र का कितना हिस्सा वहां बिताया है? हाँ, अगर एक 60 साल का आदमी बोलता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स राइट। हाउ मेनी पीपल यू हैव मेट? अच्छा उनके फॉलोअर्स होंगे 2 मिलियन, बट वो फॉलोअर्स है क्या? सच्चाई ये है कि हु इज मीटिंग देम। ट्रू, वो उनसे मिले नहीं है। आप वो बोलो कि मुझे कंसल्ट करना, आप 2000 रुपये भेज दो, ऐसे दिन में 10 लोगों ने भेज दिए, ही इज मेकिंग मनी, मे बी इज डूइंग। सबने ना इसको बिजनेस बना दिया। इसकी सही जो रूह है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो है लाइट ऑफ गॉड, कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें बता सके कि तुम रास्ता सीधा है कि नहीं है। ये नहीं कि पहले पैसे तो फिर हम बताएंगे कि रास्ता जाएगा कहाँ। सो यहाँ पर ये कहना कि कौन इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन सबका है। आज कौन नहीं जानना चाहता कि कल मेरे साथ क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें फ्यूचर नहीं जानना, लेकिन जो आज हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। सो यहाँ पर ना इंसान डिप्रेशन की तरफ, या इंसान पैसिवली डिप्रेस्ड है, जो समझ नहीं पा रहा है यार उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों है, क्या है, कितना है, कब तक है। सो उस टाइमलाइन को जानने के लिए लोग जो है एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अननोइंगली गलती से गलत लोग भी मिल जाते हैं, उनका फिर विश्वास खराब हो जाता है। तो ये अगर आप साइंस को लेके चलो कि हाँ यार ये एक ऐसी साइंस है जो हमें पता है कि ये कुछ कर सकती है। टेक एन एग्जाम्पल, मीट समबडी एंड आस्क लाइक फॉर month and a half, like what do you see? So when you start seeing those changes happening or connecting to you, then you believe in it. And sort of I give you a post-dated check कि 6 महीने बाद ये होगा। अब 6 महीने तो निकल गए, फिर 3 महीने बाद ये होगा। तो इस तरह बहुत समय खराब हो जाता है। I'll tell you one personal experience. एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, her mother believes in astrology very much, और वो पिछले काफ़ी साल से इसी चक्कर में है कि इस 6 महीने में शादी होगी, अगले 6 महीने में होगी, अगले 6 महीने में होगी, एंड इट्स गोइंग ऑन। हाँ, तो क्योंकि उसको बताया ऐसा जाता है। शायद 4-5 साल हो गए उस बात को। हाँ, तो और 5 साल निकल जाएंगे। बिकॉज सी आपका फर्म बिलीव क्या है कि किसी ने बोल दिया 6 महीने में शादी हो जाएगी। एफर्ट कितने कर रहा है आदमी, नंबर 1। अगेन द थिंग इज, अगर उनको अगर ये बोला गया है कि 6 महीने में नहीं होगी, तो कभी नहीं। इवन इफ दे आर गेटिंग अ गुड प्रपोजल, दे आर रिजेक्टिंग इट कि भाई 6 महीने तो होनी ही नहीं है, तो बाद में 6 महीने बाद देखेंगे। नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज इस तरीके की प्रैक्टिस आई डोंट थिंक वन शुड डू। यार आपको अगर कोई चीज़ आ रही है, हो सकता है कि जो रिश्ता आ जा रहा है उससे बात करके उसको, उन्होंने उनको बोला ना कि बात बिल्कुल मत करो। 6 महीने वो फिर तो गलत है। मतलब फिर आप बाबा हो गए, फिर आप ही सब कुछ कर लो, फिर बता दो, तारीख बता दो, जगह बता दो, कौन से दिन होनी है, कितने बजे होनी है, वो भी बता दो। जब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते ना। ये होता है कि टाइमलाइन के हिसाब से पता लग जाता है ट्रांजिशन ऑफ दिस प्लैनेट इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड ये पीरियड के अंदर ऑस्पिशियस एस्पेक्ट्स आर देयर फॉर द पर्सन। हाँ, लेकिन अब ये बोलो 6 महीने के बाद बोलो 6 महीने हो गए तो अगले दिन शादी हो जाएगी, ऐसा होता है? आज आप बात करोगे, कुछ चीज़ें शुरू होंगी, आगे फैमिली में बात होती है, 4-5 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद एक डेट सेट होती है जो शायद 1 साल बाद की हो। बिल्कुल।
So somewhere you need to understand कि it's a process. You cannot just say कि नहीं हुई तो नहीं हुई. You get it? ईस्ट एंड वेस्ट. हाँ, वो बहुत important है. What is T1? Toilet 2. Toilet. Okay. Wow. Who's in room 4? It's like a dining room. Like it's vacant. And room 4, who sleeps in room 4? Nobody. Nobody. So room 4 में कोई सोता नहीं है. So see, now if you look at this whole structure, northwest is the kitchen and room R1, R2, R1, R2. इस घर में जो बच्चे भी रहते हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? Less than 30, Yeah. है ना? R2 is also a room occupied by a female No. Couple. couple. It's a couple. Like R1 and R2 is both couple. R3 is like like a one person. Because in this whole structure, what I see, R2 is basically a room जहाँ पर बहुत ज़्यादा issues हैं. और R2 के इश्यूज क्या हैं कि कोई भी चीज़ फ्लाई आउट नहीं कर रही है. मतलब कहीं ना कहीं एक क्लोस्ट्रोफोबिक इंफॉर्मेशन जो है चलती है, जहाँ पे खुशी नहीं है आपस में. या तो it's not this particular person. And when you come to this point R3, ये चाह के भी अपने आप को कुछ बाहर नहीं करा पा रहा. ये इंसान कोशिश बहुत कर रहा है बट हो कुछ नहीं रहा. एंड ये इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है कि यू नो आई एम वेरी लिबरल एंड मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट हो कुछ नहीं रहा. जनरली दिस इज अ हाउस वेयर फीमेल्स आर मोर authoritative in this house. So how many females are there in the house? 3, And how many males? 2. Yeah. See, the females are, and this room, R3, is this a room of an unmarried girl? Yeah. Yeah, because this room will not let the person get married. ये भी हो सकता है. Yes. And what if there is a window? What kind of window? It's just a window, which is letting the air inside. So. No, that's fine. See, window is fine, but the placement of the room and जिसको अलॉट किया गया है वो बहुत डिपेंड करता है चीज़ों पे. सो हम कहाँ बैठे हैं, कौन वहाँ बैठा है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी पावर चाहिए. और R3 जो रूम है ना, ये बेसिकली जो भी यहाँ रहता है, इफ़ यू नो द पर्सन, उनको बोलो हेल्थ पे बहुत फोकस करें. हेल्थ विल बी इन्फ्लुएंस्ड हियर. Okay, let's move forward to other topics. Public speaking में आजकल मुद्रास की बहुत बात होती है, right? So you should sit like this, or you Yeah. should sit like this. See, generally, you know, when I sit, I mean, not from now. जब मैं गुवाहाटी में था अपने गुरु के पास, तब भी हमें बिठाया जाता था तो ऐसे बिठाया जाता था. हम ये क्या है ना, इन मुद्राओं में एक मुद्रा जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ये योनि मुद्रा बोली जाती है. जबकि योनि मुद्रा का भाव अलग है. क्योंकि हम गुवाहाटी में थे, माँ कामाख्या की पूजा करते थे, तो हमें योनि मुद्रा में पूजा कराई जाती थी. कहते हैं कि यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स को, मैंने क्या बोला था ना, फनल की तरह, जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप डाल रहे हो एक बड़े से टब में डाल रहे हो और नीचे से वो हल्का सा निकल रहा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द पावर. सो ऐसी ये एनर्जी बेस एंड योर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर बॉडी, सोल एंड माइंड. ये इस मुद्रा से होती है. अब लोगों ने दिखा दिया, एलन मस्क भी ऐसे बैठता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ऐसे बैठता है और बिल गेट्स भी ऐसे बैठ. एक्चुअली पता है क्या, दिस इज समथिंग व्हेन पीपल आर वर्किंग विद देयर ब्रेन, सो दे कनेक्ट दिस पावर बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू द ज्ञान विद द न्यूक्लियर पावर अराउंड देम. सो दे आर एक्चुअली शील्डिंग the immunity around them, कि कोई चीज़ उनको हर्ट नहीं करे, कोई चीज़ उनके पास नेगेटिवली नहीं आए. और वो जो, हाँ, दिस पर्टिकुलर मुद्रा.
And what about this one? सी अलग अलग है। अभी अब कोई जब बात करेगा ना, आप देखोगे कोई ऐसे बात करेगा जिसकी मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा से कनेक्टेड है। सो आप सुबह के समय ऐसे ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठते हो, दोपहर में आप ऐसे बैठते हो, शाम को आप ऐसे बैठते हो। तो मुद्रा के एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए इट्स अ वेरी वास्ट साइंस, वेरी बिग, कि आपके कौन से पोर्स आप प्रेस कर रहे हो। ठीक है, आप कोई मत्स्य में बैठता है, you must have seen people sitting more like in this way, they're sitting like this. So हर किसी का अपना एक मुद्रा को समझने का, उसके साथ उसको कनेक्ट करने का, अपनी बात को समझाने का, कितने इंप्रेशन से आप रिसीवर हो या आपने अथॉरिटी रखनी है या आप लीड कर रहे हो, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रहती है। और आजकल तो बिकॉज ऑफ द कंटेंट इज सो मच इन द मार्केट एंड यू कैन फाइंड बुक्स वेयर यू कैन लर्न। देयर इज अ बुक कॉल्ड मंत्र रहस्य। इट्स अ वेरी फेमस बुक, बहुत पुरानी किताब है, मंत्र रहस्य। हाँ, राधा कृष्ण श्रीमाली जी की किताब है ये। उसमें पूरा ज्ञान दिया हुआ है कि कौन सी मुद्रा, कौन से हाथ में कैसे आपने बैठना है, कब आपने कौन सी पूजा करनी है, अगर तिलक लगाना है तो कौन सी उंगली लगनी है, चावल लगाना तो क्या होना चाहिए, और जल ले रहे हो तो कैसे लेना है। एवरीथिंग इज, बट लिटरली मुद्रास इफेक्ट करती हैं 100%। जो योग है, योग का जो सबसे पहला जो कर्म है वो है शरीर से, और दूसरा जो है वो कर्म से। कर्म जो है वो मुद्रा से आता है। सो योग मुद्रा जब हम बात करते हैं ना, तो वो मुद्राएं यही हैं कि आप किस तरीके से उसे दिखा रहे हो। भगवान शिव की पूजा करते टाइम आपको कैसे बैठना है, विष्णु की पूजा करते टाइम कैसे बैठना है, काली की पूजा करते टाइम कैसे बैठना है, सबका अलग अलग भेद है, और वो मुद्राओं से ही है। हम शिव, काली के बारे में बात कर रहे हैं, काली माँ, एंड ये काफी ज्यादा एक कनेक्शन है लाइक ऑकल्ट से और तंत्र विद्या से, एंड दिस इज वेरी हाइप दीस डेज। यस, क्योंकि इसको समझाने वाले लोग आई थिंक दे डू इट मोर फॉर टीआरपी देन गिविंग द नॉलेज टू द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, तंत्र का ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया जा सकता कि आप आए और मैंने आपको ABCD सिखा दिया, ऐसे नहीं होता। तंत्र की क्रियाएं हैं, 16 क्रियाएं होती हैं। उन 16 क्रियाओं को पूरा करने के बाद एक आदमी तांत्रिक बनता है। अब उन क्रियाओं को करने के लिए आपको कितनी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, वो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मचार्य टू द लास्ट वन इज दैट यू ईट योर ओन वेस्ट। सो अब उन क्रियाओं को करने के बाद आप तांत्रिक बनते हो ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, आप 14 दिन बैठ के रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में शमशान में आप ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, आपको ये मिल जाएगा, नहीं होता। ये भी एक ताकत है ना। वो ताकत आती कहाँ से? प्रैक्टिस से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, आपकी श्रद्धा से आती है। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो फर्स्ट ग्रेड में, आप 12वीं के पेपर नहीं दे सकते। ट्रू। यू विल हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट ग्रेड टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ। उसमें भी आपको बड़े अच्छे नंबर लाने होते हैं, तब आपको टीचर बोलता भाई आप स्कॉलर हो। सो ऐसे ही हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं विद्या के माध्यम से जो मिलती हैं, भले वो तंत्र की विद्या हो, तंत्र की विद्या भी बिना किसी मास्टर के मिलती नहीं है। लेकिन तंत्र को इतना बड़ा एक प्रोपागेंडा बना दिया लोगों ने कि यार इस वजह से हमें लोग जानेंगे। काली शक्तियों के बारे में बात करते हैं, भैरव कौन है उसके बारे में बात करते हैं। कितने भैरव हैं किसी को नहीं पता। बात करते हैं भैरव है, भैरव कौन है, कहाँ से आए भैरव, और ये भैरव माता के साथ क्यों जोड़ दिए जाते हैं। आप कोई भी मंदिर देख लो, जम्मू के चले जाओ आप वैष्णो देवी, तो भैरव के दर्शन करके आने आपने। मैंने तो वो एक मूवी देखी है। नहीं आप स्टोरी है राइट, कि वो उनके भाई के रूप में, उनके रक्षक के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब उनकी अलग अलग उत्पत्ति है। किलकारी भैरव अलग थे, पांडवों जिन्होंने खदेड़ने की कोशिश की वो भैरव अलग थे, बटुक भैरव अलग थे, भगवान शिव के जो रूप थे जिन्होंने आपद की हत्या की, आपद को काल चक्र रोक के मार दिया, और उसके बाद वो भैरव का अपना एक सिद्धांत है। सो अब काली या किसी ऐसी ऑकल्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनमें शक्तियां बड़ी अलग अलग हैं, और वो शक्तियां बहुत कुछ मांगती भी हैं। ये आज भी होता है। आज भी जो हिमालय में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल, दे आर सिटिंग इन हिमालय एंड दे आर जस्ट ओनली वन एम दे हैव, दैट दे हैव टू रीच टू शिवा। मोक्ष जो है, वो निर्वाणा जो है, वो शिवा पे है। उनकी लड़ाई है कि कौन पहले चढ़ेगा उधर, और वो कुछ नहीं करते। उनके शरीर में आपको पल्स नहीं मिलेगी,
शरीर में पल्स नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब वो बैठे हुए हैं, आपको लगा मर गया आदमी है, बट जिंदा है। ये मैंने वीडियोस देखी हैं जो इंडियन आर्मी ने मैंने लोग देखे हैं मैंने तो वो लोग बिलीव देखे। नहीं होता देख के कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज होता है। द टेम्परेचर इज -30 एंड वो बैठे हैं वहाँ They're पे। sitting naked. Yes. They're just doing their prayer. Because वो शरीर वहां पर है, लेकिन उनका जो शरीर को चलाने का जो सिस्टम है ना, वो बाहर बैठ के कहीं पे आराम से किसी चीज को गेन कर रहा है, किसी ऐसी शक्ति को गेन कर रहा है जो लोग बोलते हैं तंत्र है, या वो बोलते हैं कि ये भगवान के पास चला गया या कुछ भी। जैसे हमारे समाधि लेते थे बाबा लोग, बहुतों ने समाधि ली है। समाधि कैसे होती थी? अपना शरीर त्याग देते थे, बता देते थे 2 घंटे में जा रहा हूं मैं। कंट्रोल हो जाता ना, सेंसेस पे कंट्रोल हो जाता। इतना कंट्रोल हो सकता है कि आप बिल्कुल हो अपने सकता शरीर को खुद त्याग सको। बिल्कुल। और ये तो देखी हुई चीज़ है लोगों की। नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जी, अगेन नीम करोली बाबा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब इवन यू टॉक अबाउट वेस्टर्नर्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, दे ऑल हैव टॉक्ड अबाउट नीम करोली बाबा। बिकॉज दे हैव सीन द चेंज इन देयर लाइफ। कि आप वहाँ जाओगे नीम करोली बाबा जी के आश्रम में, आपको एक अलग ऑरा मिलेगा, एक अलग वाइब मिलेगी। अगर आप इस इनर फीलिंग से जा रहे हो कि मुझे चेंज चाहिए, तो आपको चेंज मिलेगा। तो नीम करोली बाबा जो है ना, उन्होंने सितंबर 1974 में अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने समाधि ले ली थी। और उन्होंने जब वो जा रहे थे ना, तो उनके पास जो लोग थे उनमें सिर्फ जो नैनीताल से 2 लोग आए थे उधर उस समय में, उनको बुलाया गया था कि बाबा ने कहा था ये चाहिए मुझे। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अब आप चले जाओगे तो हमारा कौन है? कहता तुम मेरी फोटो अपने पास रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब से बात हो गई कि बाबा ने एक बात क्लियर की थी कि जिसके पास मेरी फोटो होगी मैं उसके साथ रहूंगा, जिसके पास मेरी फोटो होगी उसके साथ मैं रहूंगा। मैं तो खैर खुद कुछ नहीं हूँ, 2017 से नीम करोली बाबा को फॉलो करता हूँ मैं। और आई थिंक किसी ने भी अभी तक, लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग एंड मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो विल लिसन टू दिस पॉडकास्ट। किसी का स्टैचू नहीं होगा बाबा का। मैंने ना फोटो से स्टैचूज बनवाए मार्बल के, जो मेरे ऑफिस की टेबल पे रखे हैं। आई विल शेयर द पिक्चर विद यू। उससे पहले मेरे पास एक फ़ोटो थी, और ये फ़ोटो भी कैसे है कि ये बात है अक्टूबर 2017, नवरात्रि की बात है। मुझे बाबा सपने में आते थे, मुझे पता भी नहीं था कौन है, बिकॉज मैं कामाख्या की पूजा करता हूँ। तो उस टाइम आपको मुझे पता ही नहीं था कौन नीम करोली बाबा। आई हैड नो आइडिया। मैं माँ कामाख्या की पूजा करता था। कामाख्या के पास मैं जाता हूँ, पिछले 27-28 साल से माता के दर्शन करता हूँ, माता की पूजा करता हूँ। जब ये मुझे दिखने लगे 7-8 दिन, तो हमेशा ये होता था कि आते थे, बोलते चल मेरे साथ। मैं पता नहीं सपना आ रहा है या क्या हो रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया। एंड ऑल ऑफ सडन मैं फेसबुक पे था एंड आई सॉ द पिक्चर ऑफ नीम करोली बाबा। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, यार ये तो एक अलग ही डायमेंशन शुरू हो गया लाइफ का। तो मैंने वो एक पिक्चर प्रिंट की और अपने ऑफिस में, जहाँ मेरा भी ऑफिस है, वहाँ मैंने रख दी। तो ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से वो पिक्चर मेरे पास थी। तो अचानक कुछ हुआ कि आई मेट समबडी, ही सेड कि यार ये बाबा की ना मैं आपको स्टैचू बना के देता हूँ मार्बल का, मैं बना दो। मुझे लगा स्टैचू नॉर्मल बनेगा, इतना बहुत बड़ा स्टैचू उसने मुझे बिल्कुल लाइव स्टैचू बना के दे दिया बाबा का। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरे ऑफिस में जितने लोग आए हैं सब कैंची धाम होने चले गए। या उनके एक लड़का है धर्मवीर शर्मा, आई गिव यू हिज नंबर एंड ईमेल आल्सो। उसके साथ तो ये हुआ था कि ही वाज इन दिल्ली, मेरे ऑफिस से गया दिल्ली अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए, और वहाँ पर कहता है मुझे बाबा मिले जिन्होंने मुझे कैंची धाम बुला लिया और मैं कैंची धाम होके आ गया। हाउ इज इट इम्पॉसिबल? मैं कहा वो नहीं है। कहता भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, आई सॉ हिम। और एक नहीं, ऐसे 10 एग्जाम्पल है मेरे पास, पढ़े लिखे दुबई में रहने वाले ऐसे लोग जो बड़े बैंकर्स हैं या जिनका एक अच्छा बिजनेस है, उन्होंने बाबा को साक्षात देखा है। मजाक लगता है यार कोई भी बोल देता है, लेकिन वो गए ना कैंची धाम, मैं तो आज तक नहीं गया। अब शायद मुझे नहीं बुलाया, या मैं उनका माध्यम हूँ, यहाँ बैठा हूँ और दुनिया को बता रहा हूँ कि जो भी मेरे ऑफिस आता है वो पहले धोख लगाता है बाबा को। समझ रहे हैं आप? मतलब एक ताकत कैसे, कहाँ एनर्जी बेस पे आपके साथ जुड़ जाती है, और कितने लोगों के बीच में उनके बारे में बातें। जस्ट इंडियंस, आप फॉरेनर्स को देखो तो वो उनका ट्रस्ट
कैंची धाम में या नीम करोली बाबा इंडियन से ज्यादा है उनका ट्रस्ट। देखो ऐसा है, आप जब रामदास थे, जय उत्तल थे, कृष्णदास थे, जूलिया रॉबर्ट्स थी, बीटल्स थे, आप किसी के बारे में बात करो, उन सब ने ना बाबा के माध्यम से जिंदगी को बहुत अलग जरिए तक ले गए। रामदास जो थे वो हार्वर्ड में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो आए ड्रग्स लेके, उन्होंने कहा कि अरे बाबा आप एक खा के दिखाओ, तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने शायद पूरा वो पैकेट खा लिया एंड दैट मैन वाज लाइक कि दूर हो जाओ, ये फट जाएगा आदमी अंदर। ये मैंने सुना है। एंड कुछ हुआ ही नहीं। और उसका सबसे बड़ी चीज क्या हुई उसके साथ, जो उसे बाद में पता लगी थी कि बाबा उसको यूएस में मिले थे और उनको इनवाइट किया था बाबा ने। ओके। तो वो आए, जब आए तो एक रात पहले नैनीताल जब मिलना था उनसे, एक रात पहले वो कहीं रुके, उन्होंने आसमान में देख रहे थे एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज मदर। सो जब ये अंदर आए बाबा को मिलने के लिए, तो बाबा ने कहा हाँ जी, बोल रहा कि मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है और आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। तो लोग हंसने लगे कि ये तू आ कैसे गया है, बाबा कहाँ मिले, बोले यूएस में गए। बाबा का तो पासपोर्ट ही नहीं है, बाबा तो इस जगह से कभी आज तक बाहर गए ही नहीं। सोचने लगा कि क्या बकवास है। तो बाबा ने कहा कि तू रात को माँ के बारे में ज़्यादा परेशान हो रहा था। एंड देन ही क्राइड, ही सेड हु आर यू, ही सेड स्टिल आई डोंट बिलीव बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। तो आप भगवान का अवतार हो ना, तो ये एक गोली दी, ये खा के दिखाओ। कह रहे क्या है, कह रहा खाओ, इससे बहुत मजा आएगा आपको। कह रहा तो फिर एक क्यों पैकेट देना, कह रहा नहीं पैकेट नहीं, कह रहा पैकेट दे। पूरा पैकेट लेके उन्होंने, LSD थी, ही एट आई थिंक 60 कैप्सूल्स ऑफ LSD एंड उनको कुछ नहीं हुआ था। नथिंग, जस्ट सिटिंग। एंड वहां से उनका वो डिसाइपल बन गया, उनको नाम दिया गया रामदास। उनके बहुत डिस्कोर्सेज हैं, इनफैक्ट आई हैव ऑल ऑफ देम। सो उसके बाद कृष्णदास थे उनके मित्र। कृष्णदास तो अभी भी हैं, वो भजन गाते हैं। कृष्णदास, इफ यू गूगल हिम हिज नेम यू विल। जय उत्तल इज अनदर वन, वो भी सिर्फ उन्हीं के भजन गाते हैं। MC योगी इज अनदर नेम, जिन्होंने हनुमान जी के ऊपर हनुमान चालीसा इंग्लिश में गाई है एज अ रैप। इट्स अ रैप सॉन्ग बेसिकली, हनुमान चालीसा। MC योगी, जूलिया रॉबर्ट्स होती थी, स्टीव जॉब्स के बारे में पता है, वैसे बहुत सारे नाम हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फेथ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आपका मंदिर जाके और मांगना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके कर्म के अंदर शुद्धता, प्योरिटी, ऑनेस्टी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जाके आप अमरनाथ में दर्शन करते हो, तो बहुत वो व्यर्थ है। क्योंकि पहला भगवान तेरा माँ और बाप है। पिता के बीज से, माँ के गर्भ से जन्म तूने लिया। वो नहीं होते तो तू नहीं होता, और तू आज है और उनकी इज्जत नहीं करता, तो तेरे लिए भगवान वो भी नहीं है। क्योंकि तेरे होने का जो कारण है वो ये है। सो जो माँ बाप की इज्जत करता है ना, जो माँ बाप को प्रेम करता है, माँ बाप की पूजा पाठ करता है, माँ बाप को रखता है, वो सारे तीर्थों से बढ़िया काम कर चुका ऑलरेडी। उसे कहीं नहीं जाना, भगवान खुद आएगा उसके घर। उसको नहीं जाना कि अमरनाथ, वैष्णो देवी, 4 धाम यात्रा, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जगह तो भगवान ने खुद अवतरण हुए थे, तब उन्होंने अपना रूप दिखाया, उन्होंने अपनी पावर दिखाई कि मैं हूं, देखो। लेकिन उससे बड़ी पावर तो आपके घर में है ना, आपके माँ बाप। अगर वो ही नहीं होते तो आप नहीं होते, आप नहीं होते तो आप क्या देख लेते। सत्य क्या है, वो मानते नहीं लोग। वो कहते हैं यार माँ बाप बेचारे ऐसे हालात पे आ जाते हैं कि बच्चों को उनके आखिरी समय में कई बार उनके कपड़े भी धोने हैं, उनको बिस्तर पे नहलाना भी है, उनके बॉडी को साफ भी करना है, तो बोलते हैं यार नर्स रख दो। ठीक है, वो सहूलियत है, क्योंकि उसको पता है कैसे करना है। लेकिन घृणा के माध्यम से जब आप करते हो, तो आप भगवान को तो धिक्कार रहे हो कि यार बस हो गया, बस आई कांट टेक केयर। वो जो टेक केयर जो आपने ऐसे कर दिया ना एक बारी, वो आपको कोई भी रूप का भगवान हो, भले वो फिर माता हो, चाहे वो तंत्र विद्या की माता हो, चाहे मंत्र की माता हो, तामसिक हो, सात्विक हो, राजसिक हो, कोई भी ताकत हो, वो सब आपसे दूर है। फिर आप किसी चीज को पा नहीं सकते।
So to gain access to anything, you need to learn to respect individuality, that is you, with those who gave you this life. Because भगवान, अल्लाह या कोई भी एक नाम वो दिया गया है, आपने देखा नहीं है, लेकिन देखा है वो तो तुम्हारे सामने, उसको तो मान लो। वो मानने को राजी नहीं होता। आज तो ये सवाल कर देते हैं आपने मेरे लिए किया क्या है, मतलब गलती हो गई भाई, आपको पैदा कर दिया। ऐसे ही होता ना, माँ बाप को सीधा पूछ लेता बेटा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब बाप कहता पूरी जिंदगी हो गई मैं तेरे लिए करता हूँ, आज तो मुझसे पूछ रहा किया क्या है। फिर वो जाता है एक जगह 20,000 रुपए का दान करके आता है, भाई यहाँ पे प्याऊ बना दो मंदिर में। सो वो जहर दे के आया अपने आप को, और ऊपर मेरा नाम लिख देना। हाँ नहीं, वो जहर दे के आया क्योंकि उसने अपनी पतन का पहला कारण ढूंढ लिया, वहां से वो मरना शुरू हो जाएगा। तो ये साइंस ऐसे काम करती है, इसको रिलीजन से नहीं जोड़ा जाता कि हाँ भगवान शिव थे उन्होंने ये किया तो गणेश जी ने ये किया, गणेश जी ने पिताजी के साथ झगड़ा किया उनका। वो एक मिथ है, हमारा मिथियास बोलते हैं उसको, माइथोलॉजी। सत्य क्या है? आज मैं बोलूँ गणेश जी मेरे सपने में आके मेरे को 10 चीजें बता के गए, आप प्रूव कर दो मैं गलत बोल रहा हूँ। नोबडी कैन प्रूव। मैं एक अच्छी सी स्टोरी बना सकता हूँ, बट आप ये अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल वो है कि आप किसी भी हिंदू स्टोरी को आप मिथ बोलो, ये काफी चल रहा है ऑनलाइन। नहीं मिथ तो मिथिहास ही है ना, इतिहास तो है ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं है ये। आपने मुझे सुनाई, मैंने इसे सुनाई, उसने उसे सुनाई, ये चलती आ रही है। किसने देखी है, किसी ने नहीं देखी। तो सत्य तो यही कि मिथिहास है, लेकिन हमारे लिए सत्य है क्योंकि हमारे दादा परदादा ने हमें सुनाई, गीता प्रेस में हमने पढ़ी और उसको बिलीव करके हम चलते आ रहे हैं। उसी के बेस पे हमने 10,000 और स्टोरी सुनी है कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट पे बोलते हैं कि हनुमान जी के पास तो गदा थी नहीं, वो तो बिना गदा के लड़ रहे थे। आज तक हम गदा गाड़ियों में लगा के घूमते हैं कि हम बच जाएंगे। सो वो सब गलत था। पर साथ साथ हम अगर ये भी देखें कि ऐसा तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 या प्लेग भी नहीं थी कभी, क्योंकि नहीं वो तो हुई थी ना, उसके प्रमाण है ना। पर अगर कोई चीज 2000-5000 साल पहले हुई, सो प्रमाण खत्म होते जाते हैं उस चीज के। जैसे कृष्ण की आज भी प्रमाण है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझो आप जी। मिथिहास इसलिए है कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्रमाण है। ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा गलत है, एविडेंस है। What I'm trying to tell you here, मिथिहास जरूर है क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन प्रमाण तो है। सो मेरा मानना बनता है। लोग क्या कर रहे हैं आज उन्हीं चीजों को उलट बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के, क्योंकि सबको क्या चाहिए ना कि अब एक आदमी क्यों देख रहा है, क्योंकि उसको वो चीज बताई जा रही है जो वो पढ़ रहा था बेचारे को कि ये तो गलत है। अब आपको कोई बोले कि भाई राम जी जो है 4 भाई नहीं थे, 6 भाई थे, उनके 2 भाई रावण के घर में थे। आप बोले ये क्या बात कर रहे हो, तो आप सुनोगे उसको। वो बेसिकली आप गलत सुन रहे हो, बट आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, हाइप दे रहे हो। तो यहाँ ये हो रहा है। यहाँ हम उस दिन बात कर रहे थे मनुस्मृति की। मनुस्मृति के बारे में आपको बताऊं, ये एक ऐसा जो ऋषि मनु ने जो लिखा ना, तो उन्होंने लिखा एक कारण से था कि यार सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, आदमी को कैसे जीना चाहिए, कोई अगर ये पाप कर्म कर रहा है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसको कैसे होना चाहिए। लॉ बुक, हाँ, उसको ना इकोसिस्टम था वो बेसिकली। फिलोसफिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए थी, जुडिशियल पावर का हायरार्की कैसे होनी चाहिए थी। मनुस्मृति से पहले हम इस पे बात करते हैं कि स्मृति है क्या। काफी सारी स्मृतियां हैं, ये है क्या। सी मनुस्मृति जैसे हमारे संविधान है ना जी, ऐसे मनुस्मृति थी कि भाई एक सोसाइटी में किस तरीके के लोगों को क्या काम होना चाहिए। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इतना काट छाट करके या गलत सही बता के उसके अंदर बता दिया कि यार शूद्र के साथ ये होना चाहिए, आप औरत की इज्जत मत करो, औरत को अपने साथ मत बैठने दो। कभी ऐसा था नहीं, क्योंकि हमेशा आप एरा में जाते हो, रामायण के एरा में जाते हो, महाभारत के एरा में जाते हो, तो बस औरत की इज्जत की लड़ाई तो थी और तो कुछ था ही नहीं। और भगवान ने ये आचार्य जी ने, ऋषि भगवान ने जो लिखी है 200 BC से लेके 200 AD के बीच में ये लिखा, और 12 चैप्टर में पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। 2685 उसके अंदर वर्सेस है। सो उनमें क्या है, उनमें बताया क्या है
कि यार सेल्फ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, किसका कितना काम होना चाहिए, चोर को कितनी सजा मिलनी चाहिए, इंसान का ये क्या काम होना चाहिए। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम शूद्र को घर से बाहर निकाल दो। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी चीजें बदल दी हैं, या किसने अपने मन के हिसाब से चीजों को बदल दिया। यू कांट गो बैक टू द मेन स्ट्रीम, बिकॉज मेन स्ट्रीम में क्या था किसी को नहीं पता। आज उसको जलाया जाता है, मनुस्मृति को बताया जाता है सबसे घटिया है। अम्बेडकर साहब जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार ये तो सबसे गंदी चीज़ है, बिकॉज शूद्र को गलत बताया गया है। जबकि आज की तारीख में वहां पर भी इक्वलिटी की बात की गई है। वहां ये नहीं कहा गया कि यार इनको आप मार दो या इनको छोड़ दो। बात ये इक्वलिटी। और हमारा जो रिलीजन है एज हिंदू, या मजहब मुस्लिम्स का हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे इक्वलिटी इनइक्वलिटी की लड़ाई हमेशा से चलती आई है। लेकिन हम क्या बिलीव करते हैं कि यार हम सब भाई सब बराबर हैं। लेकिन बराबर होने के बाद जिसका जो कर्म है वो तो वही करेगा ना। इसके ऊपर अब लड़ाई शुरू हो जाती है कि यार शूद्र ही क्यों कचरा साफ करेगा, ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा, या एक ब्राह्मण 10,000 राजपूतों के बराबर क्यों माना गया। भाई ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण ब्रह्मा का अंश है। वो अंश का कर्म क्या है कि एक स्थान से दूसरे से तीसरे से चौथे पे जाना। उसने ब्राह्मण को कभी घर नहीं दिया गया था। बाय द वे, ब्राह्मण को कभी भी बोला नहीं गया था कि आप अपने लिए घर बनाओ। उसको घर दिया जाता था। कौन देता था? जो पीड़ित होता था, कि भैया मुझे तो ठीक कर दे। और जैसे वो ठीक हो गया तो ब्राह्मण को विदा कर देता था। ब्राह्मण अगले गांव जाता था, फिर वहां एक घर ले लेता था, फिर वहां सबको ठीक करता था, फिर अगले घर चला जाता था। सो ब्राह्मण का अर्थ यही था जो चलता रहे, रुके नहीं। आज क्या कर दिया? ब्राह्मणों को बड़े बड़े महल दे दिए कि भैया आप ब्राह्मण, आप यहीं बैठो। और ब्राह्मण ही कपट काम में लग गया, क्योंकि जब आप एक्सेस दे देते हो ना किसी को, तो वो कहीं ना कहीं पाप कर्म में लग जाता है। और यही मनुस्मृति सिखाती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं। यस, अब अमेंडमेंट्स होते हैं विद द पावर ऑफ लीडर्स एंड ओपोजिशन एट द सेम टाइम ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब मनुस्मृति के बारे में जो मैंने समझा है वो ये कि वो जो था, जो लिखा गया था, उसको गलत इंटरप्रिटेशन के साथ दिखाया गया है। अच्छा, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही थी हो रही थी, क्योंकि लोगों ने उसको गलत तरीके से देखा ना। अब वो जो सिखाता है वो तो ये सिखाता है यार आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है, आपने अपने लोगों का ध्यान कैसे रखना है, अपने आप को बचाना कैसे, ये सब चीजें सिखाई है ना। लेकिन अब उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि ब्राह्मण की पावर अलग है, क्षत्रिय की अलग है, वणिज की अलग है, शूद्र की अलग है। तो शूद्र तो बेचारा तुमने सड़क पर डाल दिया। आज अगर शूद्र काम बंद कर दें आपके इंडिया में या कनाडा में, शूद्र मान लो ये ब्लू कॉलर जितने भी शूद्र हैं, वैसे ये काम बंद कर दें, आपके घर में रोटियां नहीं बंद हो जाएगी। बिल्कुल, बिकॉज तो हु इज मोर पावरफुल हियर? वी टॉक अबाउट इक्वालिटी। तो किताबों के अंदर जो लिखा गया है ये सत्य है या असत्य है, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के समझ आ जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं मैं जमींदार हूं तो मेरे घर में अछूत लोग नहीं आएंगे। भाई अछूत है कौन? वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन किताबों के भरोसे पे आज आप लड़ाई करने बैठे हो तो उसका कोई, वो तो अनंत है ना, उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। एक काफ़ी किताबों के बारे में बात हो रही है, सो आई लाइड अप। काफ़ी बात होती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि इतनी नॉलेज थी, इतनी वास्ट नॉलेज थी, जिसको जलाया गया, इन्वेजन हुई। जर्मनी में है सर, सॉरी जर्मनी, नालंदा यूनिवर्सिटी से जितना भी लिटरेचर था जो अंग्रेजों के पास आया था, वो सब का सब रिसर्च सेंटर जर्मनी में है। सीरियसली? हाँ। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल in Germany. Most of the things they were able to save, they have it there. इसीलिए जर्मनी में आज होम्योपैथी कहाँ की है? आप बताएं, होम्योपैथी कहाँ जर्मनी की है। हाँ। और आयुर्वेदा कहाँ का है? इंडिया से। हाँ। आयुर्वेदा अगर नहीं होता तो होम्योपैथी हो सकती थी। आज आप एक दवाई खाते हो अश्वगंधा, आयुर्वेद है ना जी। आज होम्योपैथी जर्मनी में अश्वगंधा के कॉन्सेंट्रेट बना के दे रही। अर्जुन की छाल का पाउडर जो हम कोलेस्ट्रॉल के लिए खाते हैं, हार्ट अटैक के लिए खाते हैं,
तो नाम सब वही है, सब होम्योपैथी में जा रहा है। तो क्या एक कनेक्शन है, नॉलेज कहाँ से आई? जो किताब में बता रहा हूँ मैं मतम, आप गूगल कर लेना, इट वॉज रिटन बाय अ जर्मन ऑथर जिसने मंदिरों की वास्तु बताई है कैसे होनी चाहिए। एंड इट्स अ सिलेबस बुक इन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। This is amazing. This is fascinating. गूगल इट। हमारी नॉलेज बहुत वास्ट है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या ना, हम दूसरों को सुनने के चक्कर में अपनी जिंदगी के जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ देते हैं। I didn't know कि सब कुछ ऑलरेडी मतलब काफी कुछ सेव हो चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी में से। I thought we have lost A lot, but फिर भी still we saved. yeah, And it's available for public use. for research, and that is there. That's what I heard, and I believe it. Okay, so we have most of the information, but it's in Germany and it's not for public use. Yeah, तो ये चीजें हैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा मैं। जी। We were talking about tantra जी। and we were talking about sadhus, tantrics. There is a different aspect. जब आपने बोला कि तंत्र में there are stages how you achieve it. आपको एंड लास्ट में अपने फीसेस को खाना। हाँ। There Aghori comes in. अघोरी Aghori is a topic that I would say काफी hype topic, and Aghoris don't talk about them a lot. नो They don't want to talk about them. या अगर आप किसी अघोरी से कभी मिलेंगे, उनको कैमरा पसंद नहीं है। मैं बहुत मिला हूँ। जी, मतलब what this is what I have heard and seen, कैमरा पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते वो लाइमलाइट में आए। Because socially they don't want to be anywhere. They are socially disconnected from everywhere. But a day comes जो कुंभ मेला होता है, you will see lakhs of them coming. So what is कुंभ का मेला? कहाँ से? I don't know. What is कुंभ का मेला? I heard कि ये कुछ मर्करी से कनेक्टेड है, जुपिटर से कनेक्टेड है। Okay. The time they take to this revolution उस of समय sun. कहते हैं अमृत वर्षा का होती है, उस समय में अमृत वर्षा होती है, और उस समय का स्नान जो है भगवान शिव के नजदीक ले जाता है तुम्हें, और वहां पहुंचता कौन है? जिसने अपनी सारी क्रियाएं पूरी की हुई हैं। तो आप जो अघोरी, नागा साधु, बाबा, अखाड़ों के राजा महाराजा, जितने भी आप वहां देखते हो, ये सब लोग वहां क्यों जाते हैं? वहां इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने दोस्ती है तो मिलना है। वहां युद्ध है एक, वो युद्ध है कि कौन पहले पहुंचेगा। आपने देखा होगा जो पहले कुंभ के मेले में बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि मारकाट मच गई थी कि कौन पहले नहाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्नान, कौन करेगा। लड़ाई झगड़े हुए बहुत, बाद में पीस बनाई गई, फिर समझाया गया, अब थोड़ा सा पीसफुल है। बहुत अखाड़े हैं जिनके बीच में लड़ाई चलती है। तो ये हमारी, अच्छा अब अगर कुछ हुआ ही नहीं है, मिथ है सब कुछ, ना रामायण हुई, ना महाभारत हुई, ना शिव है, ना पार्वती है, ना विष्णु है, तो ये क्या है कि कुंभ में वो स्नान करना चाहते हैं लोग? प्रमाणित है सब कुछ। तो आप जब ये बोलते ना यार लोग बिलीव नहीं करते, मत करो, क्योंकि जो देख रहा है वो बिलीव भी कर रहा है। और देख कौन रहा है? जो कंसिस्टेंटली उस चीज को जानना चाह रहा है। अब एक आदमी जो मैं बिलीव नहीं करता, तो उसको बिलीव कराने, मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। समय आएगा तो मानने लगेगा, जब तक समय नहीं है तो मत मान। भाई जब तक समय नहीं था तो आपको भी नहीं पता होगा ना कि कनाडा क्या चीज है। समय आया तो आप कनाडा में आके बैठ गए। अब आपने फिर बिलीव करो मत करो कि मैंने जाना या नहीं जाना, हो गया ना। सो ये प्रमाण होता है, इसको बनाया नहीं जाता और ना ही इसको लिया जाता। इट हैपेंस एंड दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। आपने कहा आप अघोरी से मिले, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस?
मेरा एक्सपीरियंस आंखें खोलने वाला एक्सपीरियंस था. इट वाज 2003 until 2006. दैट वाज द टाइम फ्रेम व्हेन आई वाज मीटिंग सो मेनी अघोरी एंड साधु साधक. तंत्र विद्याओं में निपुण थे. तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे उस समय में और विद परमिशन बनाए थे. अच्छे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस है मेरी लाइफ के. और अघोरियों के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि उनके पास यूनिवर्सल पावर है कि वो एक जगह बैठ के 10,000 किलोमीटर दूर एक आदमी इस समय क्या कर रहा है वो बता सकते हैं, सिर्फ बातें कर करके. उनको कुछ नहीं करना. उनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि वो मद में रहेंगे शिव के, सेवन करेंगे उसके पदार्थ का, भले वो चिलम हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो जो उसको शिव तक ले जाए. और सोशली दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनीबडी, क्योंकि उनको लगता है सोशली एनीवन हूएवर इज देयर वो पाप है. क्योंकि जो सुमेरन और जो सीढ़ी को नहीं देख रहा शिव तक वो सब बेकार है. आज यहाँ पे क्या होता है, आप बात करोगे ना यार मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मुझे हमारे पर किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने, वो बहुत छोटी, बहुत ही छिछोरी, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही गलत चीज़ें हैं जो लोग करवाते हैं ना. ये टोटका करवा दिया, कुछ करा दिया तो आपने देखा वो बीमार पड़ गई, बोलते नहीं ये अघोरी से करवाया. अघोरी और तांत्रिक कभी ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको तंत्र और अघोर में सबसे बड़ी जो नॉलेज जो चाहिए जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो है शिव तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है. उनका जो मेन एम है वो शिव है. और बहुत पोलाइट और बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही क्रूअल एट द सेम टाइम दे आर. तो आप उनको छेड़ो नहीं. मैंने जो सुना है वो बहुत कटु और बहुत नहीं, सत्य है ना, साफ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है ना, उन्हें डर नहीं लगता. अघोर कौन है? जो काल से दूर है. अघोरी कौन है? जो काल से दूर है, शमशान का मालिक है. और ये सब प्रैक्टिसेस क्यों, मतलब वाई टू ईट ह्यूमन फ्लैश ये बोला जाता है. ऐसा है, ये ह्यूमन फ्लैश खाने वाले जो हैं वो बहुत ही, एक तो वाराणसी में थे जिनको मैं जानता हूँ, अब तो नहीं हो. जनरली ये ह्यूमन फ्लैश नहीं खाते हैं. ये बेकार की चीज़ें जो दिखाई जाती हैं. ये ह्यूमन बॉडी जो सांप ने काट ली या किसी कारण से जलाई नहीं गई, उनको पानी में डाल देते हैं, तो ये वेट करते हैं कि वो बॉडी मिले. उस बॉडी पे बैठ के ये अपनी साधनाएं करते हैं. उस बॉडी पे बैठ के क्यों? हाँ, क्योंकि उस बॉडी को ये, जैसे कोई लड़की की बॉडी मिल गई इनको, तो ये उसको सुहागन बनाते हैं. पूरा कपड़े पहनाएंगे, पूरा श्रृंगार करके फिर उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो शव है, ओके सो इसका एक और, क्योंकि इसको बहुत डीप में जाना इज नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई डोंट वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. भगवान शिव को कहा जाता है कि नरों के मुंडियाँ, कपाल जो है वो पहन के घूमते हैं. ठीक है, शवों के राजा है ना वो. तो जब शव पे बैठ के जो ये तपस्या करते हैं, ये मंत्र जाप करते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो ये अपनी पावर और अपने कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, अपने डर को दिखाते हैं कि हमारा डर नहीं है, हमारे अंदर मृत्यु हमारे लिए कुछ नहीं है, जीरो है. सो मतलब वी आर सरेंडरिंग टू यू. सो दैट्स कॉल्ड सरेंडर फॉर देम. कि इस मतलब मौत के आगे क्या है? मौत के आगे कुछ नहीं है ना. That is the end. That is the end. End is, where is the end? End is here. I am ruling this end. तो तू मुझे अपने पास रख. विद्याओं का कर्म है ना ये सब. विद्या ऐसी आती है. हम डेथ के बारे में बात कर रहे हैं. एक पुराण है, गरुड़ पुराण, थोड़ा सा वहां टच करना चाहूंगा. तो हमें किसी की डेथ के बाद, क्रियाक्रम के बाद, सब कुछ होने के बाद गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है घर में. पहली बात तो ऐसा क्यों, और क्या क्या रीजंस हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन. हम हिंदू माइथोलॉजी में क्यों या हिंदू कल्चर में क्यों 13 दिन सेक्रेड हैं वो,
या ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा है कि गरुड़ पुराण, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं यार आप जिंदा होना तो आप सुनना नहीं चाहिए आपको, मतलब आप एक्चुअली गरुड़ पुराण सिर्फ एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर अंत्येष्टि या तुम्हारे मरने के बाद के रिचुअल की कहानी सुनाई गई है केवल। तो एक इंसान जो नॉर्मली बैठा हुआ है वो अंत्येष्टि की बात क्यों सुनेगा, इसलिए घर में गरुड़ पुराण नहीं सुनाया जाता। Even we don't keep Garud Puran in places we देखो ऐसा live or something. everybody has a very different mindset। आज किताबों की दुकान पे तो गरुड़ पुराण रखा ही रहता है। जी जी। आप खरीद के ले कहते हैं नहीं घर में ऐसा याद है। रखो। अब घर में तो ताजमहल भी नहीं रखते, बोलते हैं यार आप घर में रखोगे तो घर में मकबरे बन जाएंगे। ऐसा तो सत्य नहीं है ना। सुन लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। केवल श्रवण इसका, क्योंकि ये अंत्येष्टि है, आफ्टर डेथ की कहानी है कि आपको इस नदी को पार करना है और आपने इस तरीके से जीवन में इतने लेवल्स को पार करके भगवान तक पहुंचना है, आपको ये यातनाएं मिलेंगी, ऐसे आपको तल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जब कोई ऐसी सिचुएशन या इस तरीके की बात होती है ना, नोबडी टेक्स इट इजी, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबडी, इसीलिए नहीं सुनाया जाता। लेकिन ये कहना कि नहीं पढ़ना चाहिए या इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो उस टाइम पे क्यों पढ़ा जाता है घर में? इसलिए पढ़ा जाता है, कहते हैं कि जो भी दिवंगत आत्मा है, वो जो शरीर छोड़ के गई है, उसकी शांति के लिए सुनना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमसे अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं हुई है, जो हमें कर लेनी चाहिए, तो हम इसे सुन के वो जो कर्म है जो छूट भी गए हैं ना, वो भी पहुंच जाए। कहते हैं शुरू के 13 दिन में आत्मा का वास कहीं ना कहीं श्रवण होता है। तो जब आप ये पढ़ते हो तो अगर उसने कोई चीज़ नहीं की है या कोई चीज़ को करनी चाहिए अपने एलिवेशन के लिए, तो वो सुन के वो कर ले। जो आज आपने बात की 13वां, किसी के यहाँ 17वां होता है, किसी के चौथा होता है। अब कोई चौथे को गुरु नानक देव से जोड़ देता है कि वो पानी में गिर गए थे, मर्दाना जी जो थे वो खड़े हुए थे, चौथे दिन वो पानी से बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन तक तो आदमी जो है वापस आ सकता है, इसलिए चौथे तक वेट करो। फिर वो 13वें से उसको जोड़ दिया, क्योंकि वो पूर्णमासी और अमावस्या की स्टोरी के साथ जोड़ दिया। हर किसी का देखो ऐसा ना विधान अपनी सहूलियत से है। आजकल लोग चौथा ही कर देते हैं, बोले कौन रुकेगा 13 दिन, जिसने जाना था वो चला गया। सत्य यही है ना। आज कौन आदमी, कौन इंसान रिचुअलिस्टिकली हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है? आज वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है। लेकिन सही क्या और गलत क्या है, तो शादी भी कराता है पंडित तो बोल देते हैं थोड़ा जल्दी कर दो। यही होता ना, हु विल सिट फॉर 2 आवर्स। लेकिन वैल्यू क्या है कि आपके बिलीफ सिस्टम की वैल्यू, आप खुद क्या हो, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, और कितना आपका इंटरेस्ट है, और कितनी प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ आप चीज़ों को फॉलो करते हो। आपने कहा भाई शादी जल्दी कर दो एंड ऑल दैट। एक और चीज़ आती है जिसमें कहते हैं कि पूजा हुई है, आपको प्रसाद भेज देंगे कुरियर पे। ये भी काफ़ी देखा है मैंने इंटरनेट पे। ये भी विश्वास की बात है कि जब आप नाम पे पूजा हो चुकी है और आपको कुरियर कर देंगे। अगर आपने ये बात बिलीव कर ली कि हाँ मेरे नाम पे पूजा हो गई है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सवाल उठाओगे यार मैंने पैसे भेजे, पता नहीं पूजा हुई है कि नहीं हुई है, प्रसाद तो आ गया, तो वो 0 है। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी पूजा जब की जाती है किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो बिना संकल्प के वो पूजा मानी नहीं जाती। संकल्प का अर्थ होता है पावर ऑफ अटॉर्नी that you give to the पंडित जी कि on my name, my father's name, from this address, I give you the authority to conclude this पूजा on my behalf। और आप जब ये पूजा हो जाए तो एक हवन कर देना। हवन का अर्थ है कि अब आपने जो पीओए ली थी वो वापस कर दी है। संकल्प के बिना, किसी भी संकल्प के बिना की गई पूजा का विधान 0 है। अब मैं आपको बोलूँगा नितिन मैं आपके लिए कल एक पूजा कर रहा हूँ, भाई मैं जितना मर्जी आपके नाम पे पूजा कर दूँ वो लगेगी नहीं until unless you approve it from your end। मैं आपको फ़ोन करूँगा, मेरा पंडित आपसे बात करेगा कि आपसे संकल्प लेना, आप जल लोगे, चावल लोगे, हल्दी लोगे, कुमकुम लोगे,
मंत्र का उच्चारण होगा, ये बोला जाएगा कि भैया मैं संदीप भार्गव नितिन चोपड़ा के लिए ये पूजा इतने समय में यथासंभव प्रयास से कर दूंगा और ये संकल्प है मेरा, आपने मुझे दे दिया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, बिकॉज यू हैव गिवन इट टू समबडी एल्स, राइट। अब आप जो मर्जी करो, मेरे पर कष्ट है जब तक मैं पूजा खत्म नहीं करता। जिससे मैं पूजा खत्म कर दूंगा तो मैं फोन करूंगा कि भैया पूजा खत्म हो गई, हवन करना है। हवन में आपका होना जरूरी है, वो आप वीडियो पे हो जाओ, चाहे वो आप पर्सनली आ जाओ या मैं आपके घर आ जाऊं, क्योंकि मैं भी तो उतारूंगा ना, मैं कब तक उसे लेके घूमूंगा अपने साथ। सो रिचुअल्स हैं, इन रिचुअल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पाखंड में मरे जा रहे हैं कि आप 100-2000 रुपये भेज दो, हम आपकी पूजा कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती कौन करता है 2000 रुपये में पूजा। सो डेप्थ है हर एक चीज की। काफी डीप है ये टॉपिक्स को। आई अंडरस्टैंड कि इनको लाइक कुछ एक पॉडकास्ट में या 2 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है। बट जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, मैंने ना एक चीज सुनी थी व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास, आई रिमेंबर। ये एक वीडियो है खुर्शद बाटीवाला सर की। ही इज इनटू आर्ट ऑफ लिविंग। Okay, So- I have no idea. Yeah, so he's a teacher there. He's from IIT, so he joined Art of Living and all that. One of my mentors, I believe. Like, Okay. I follow him a lot. Okay. So उन्होंने अपनी एक स्पीच में बात की थी कि साउथ इंडिया में कल्चर है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडियन कल्चर्स, कि हम कितने टेक्निकली एडवांस थे, मेंटली हम कितने Yeah. एडवांस थे पास्ट में। तो एक कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, वो एक कॉन्स्टेलेशन में एक पर्टिकुलर स्टार की बात करते हैं कि वो हमें दिखता एक स्टार है, बट इट इज अ ट्विन स्टार सिस्टम। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट नेम जो वो स्टार सिस्टम का है। अरुंधति वशिष्ठ, आई थिंक, या अरुंधति वशिष्ठ। अरुंधति वशिष्ठ, आई थिंक। तो वो एक ट्विन स्टार सिस्टम है। वो कहते हैं कि ठीक है, लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक कि वो एक स्टार नहीं है वहां पे इन स्काई, एक जो डॉट है वो 2 स्टार्स हैं, जो एक डॉट दिख रही है। उसके बाद वो जो 2 डॉट्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, दैट ऑल्सो द न्यू एंसेस्टर्स ऑफ आवर्स, कि वो यूजुअली स्टार सिस्टम कैसे होते हैं कि एक स्टार बीच में है एंड अदर वन इज रोटेटिंग। जैसे सप्तऋषि तारा मंडल है, या हम कॉन्स्टेलेशन में अगर हम थोड़ी साइंस की बात करते जी हैं। जी जी, कोई स्टार ऐसे ही है कि एक स्टार बीच में है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्विन स्टार सिस्टम है अरुंधति वशिष्ठ, इट्स लाइक एक चल रहा है और इसके बैक पे ही ऐसे चल रहे हैं, ये 2 इकट्ठे मूव कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है। और ये कल्चर है साउथ इंडिया में कि आप इस स्टार सिस्टम को रात को कपल देखता है आफ्टर मैरिज। ओके, सो दिस रिचुअल आई एम नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ। या सो उन्होंने वीडियो में बात की थी, मुझे बात करते रहे याद आ गया वो। और ये बात है 5, 6, 10 हजार साल पहले की। Of course, our system was very advanced. Even And at this that is time. this we are talking about without any telescope, without any satellites, just with naked eye. We were able to check that. ये कैसे, मतलब या hypothetically we believe it. But scientifically now you know Yeah. if it is Now we there can or check. Now we can check it. But वो एक बुक में लिखा हुआ है, जो बुक for sure कुछ thousands of year old है। not. Of course. कैसे पता, मतलब how is it possible? ऐसा होता है कि हमारे जो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, ब्रेन, इट इज द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। बेस्ट मशीन। हाउ? ये ना एक्सपीरियंसेस को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है अपने मेमोरी में। अभी मैं आपसे बात करूँ, वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? वेयर आर यू फ्रॉम? पानीपत। पानीपत। दिल्ली गए हो आप? जी। अब मैं आपसे बोलूंगा दिल्ली, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी इन सीपी और इंडिया गेट और आसपास घूमने लगे, दिमाग वहां ले गया आपको। मैंने तो पूछा भी नहीं, बट बिकॉज दिल्ली मतलब ये आ गया। ये आपकी मेरे साथ बात करने में मिली सेकेंड्स के अंदर यू ऑलरेडी ट्रैवल्ड देयर। उनका जो प्रैक्टिस था, जो सिस्टम था, वो कंट्रोल करता था ब्रेन को।
आज एक ब्रेन, मैंने क्या अभी आपको बोला, का घूरी बात करते करते 10,000 किलोमीटर बैठा आदमी जिसको जानता तक नहीं है, ये बता देता कि ये रंग के कपड़े पहन के आदमी सोया हुआ है, इसके हाथ में इस रंग का ये कड़ा पहना हुआ है, सिर्फ फोन करके पूछ लो। और मैंने वो किया, और उन्होंने एग्जैक्टली वही जो डिस्क्रिप्शन दी, सेम मेरी माँ के बारे में बोला था, आई कॉल्ड माय मॉम, और जो उन्होंने बोला वही निकला। ये कैसे हो सकता है? ब्रो, नाउ द थिंग इज, दिस इज अ प्रैक्टिस, तंत्र की, मंत्र की, और इस तरीके की प्रैक्टिस जहां पर ये बताया जाए कि कॉन्स्टलेशन में ये स्टार यहां बैठा हुआ इतने टाइम के लिए, ये सब की सब जो है ना, आपको, हमारे पास सब नॉलेज है, प्रैक्टिस इज नॉट देयर। आपको क्या लगता है टेलीस्कोप जो बनाया, वो टेलीस्कोप ऐसे बनाया कि रात को सपना आया कि टेलीस्कोप बना दो? कितनी प्रैक्टिस, कितनी कंसिस्टेंटली किसी के ऊपर काम किया होगा, कोई विजन रहा होगा, फेलियर्स रहे होंगे, ब्रेन ने कितनी बातें की होंगी, उसको समझाया होगा, उसको बताया होगा कि अच्छा अभी तो तू 1 किलोमीटर ही देख पा रहा है, कैसे पता लगा 1 किलोमीटर देख रहा है कि 10 किलोमीटर? कैसे वो बोलता है कि टेलीस्कोप ये 20 किलोमीटर तक देख सकता है? हाउ डू यू नो 20 किलोमीटर देख रहा है वो, ये 30 देख रहा है? The thing is, everything is calculation, and the calculation, the base of calculation is here. पोर्स देख लो, उंगलियां देख लो, बैलेंस देख लो, शरीर के 8 छेद देख लो, बैलेंस है। आत्मा एक है, बाकी सब कुछ दो है। सो ये इकोसिस्टम जो है, ये हम नहीं बना रहे, ये प्रमाणित है, हम पैदा ही इकोसिस्टम में हुए हैं। और एक माइक्रोस्कोपिक विजन से मैक्रोस्कोपिक व्यू में, दैट इज मेडिटेशन। व्हेन यू हैव सो मच गोइंग ऑन एंड यू फोकस ऑन वन थिंग, सो जितना कुछ है वो सब फनल हो जाता है, और एक पॉइंट पे आके आपको एक लाइट दिखती है, वाइट दिखेगी या ब्लू दिखेगी या आपको ऑरेंज लाइट दिखेगी। आपने मेडिटेशन की बात की, यूजुअली ये बोलते हैं कि मेडिटेशन में आप आंखें बंद करो एंड ब्लैंक, गेट ब्लैंक। नाउ मोस्ट पीपल से दिस कि गोइंग ब्लैंक इज इम्पॉसिबल। आप ब्लैंक कैसे जा सकते हो? बिकॉज द सेकेंड यू क्लोज योर आइज, यू आर बोम्बार्डेड विद थॉट्स। ये करना है, ये काम है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, एंड विद इन 5 minutes और 2 minutes आई वुड से यू ओपन योर आइज कि बहुत हो गया, आई हैव डन इट। हाँ, हमारा जो मन है ना, वो मन चंचल मन है, ये सब सुना ही होगा ना, भागता रहता है। और दिमाग जो है वो दूसरों को गुलाम है, ये भी सुना होगा। क्योंकि आप बैठते हो, आपको लगता है यार ये क्यों मैं यहाँ बैठा हूँ, ये काम कर लेता है या ये काम कर लेता है। आपको करना क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को मेडिटेशन के थ्रू ये बताना पड़ता है, रिलैक्स हो जाओ आप, नाउ आई डोंट नीड यू हियर। वो आप बता नहीं पाता है। कितनी देर में बताएगा आदमी? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा? यू कांट सिट। घुटने दर्द होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी का हर अंग बताना शुरू करेगा कि अरे क्या कर रहा है यार, खड़ा हो। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन है ना। जब आप किसी चीज को शट डाउन करते हो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आपके पास एक लैपटॉप है जी, अभी मैं बोलूँ यार ये लैपटॉप मेरे को दे दे, आई नीड इट। बोले ब्रो मेरा बहुत इसमें डेटा है। आई डोंट केयर, दे दे, तो दूसरा ले लेना। बोला नहीं, मेरी इतनी कमाई है, इतनी मेहनत है मेरी इसके अंदर, नहीं दे सकता। बोला ठीक है मत दे। अब रात को सोचते कि कैसा है यार संदीप मेरे से मेरा लैपटॉप मांग रहा है, उसको अकल नहीं है, मेरा इतना डेटा है इसके अंदर, मैं गुम हो गया तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा। अगले दिन आप जाते हो डाउनटाउन, बैग आपके हाथ में, आप आराम से बात कर रहे हो दोनों। एक बंदा आता है, सर पे मारता है मुक्का, बैग लेके भाग जाता है। फिर क्या होगा? डेटा गायब हो गया, मोर देन डेटा चोरी हो गई। एंड यू नो मिलेगा नहीं। अब ये बोलेगी ठीक है यार, तेरे को कुछ नहीं हुआ ना, डेटा दोबारा आ जाएगा, टेंशन नहीं ले। यही होता है। और आप ये मान लेते हो कि कोई बात नहीं, ठीक है जो हुआ सो। लेकिन मैं जब मांग रहा था तो आप नहीं छोड़ पाए थे। तो मेडिटेशन क्या है? जब मैं करना चाहता हूं तो नहीं होगी, लेकिन मैं बैठ गया, अब मेरे को बस मैंने बैठना है, तब वो हो जाएगी। लोग कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज वो एक एजेंडा के साथ बैठते हैं। जिस दिन वो एजेंडा खत्म हो गया, उस दिन हर एक चीज होनी शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? ठीक है राइट?
बिल्कुल। तो ये जिसको समझ आ गई वो जीत जाएगा, नहीं तो वो 10 साल तक हर रोज 10 मिनट बैठेगा, कुछ नहीं होगा। बट ये आइडियोलॉजी जो आपने बताई बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है कि आप एक चीज को मटेरियलिस्टिकली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज के साथ कि आप उसको छोड़ नहीं पाते। नाउ बी इट मनी, बी इट योर बिलोंगिंग्स, फैमिली, family, family, you have responsibilities, everything, एब्सोल्युटली। but काफी चीजों के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप वो चीजें छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं छोड़ना चाहते ना। बट स्टिल आप में वो एक ईगो रहती है कि अगेन आई हैव सीन दिस, तूने मुझे ये कैसे बोल दिया, यू नो हु आई एम। सेकेंड थिंग, आप कौन हो? विकास दिव्यकृति सर हैं, वो IAS जानता हूँ। उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, एक जोश टॉक्स में उन्होंने बोली थी कि इस पूरे यूनिवर्स में इसका एंड कहाँ है हमें नहीं पता, अनंत है। अनंत है। उसके बाद यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं हमें नहीं पता, उसमें से हजारों करोड़ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है, उन गैलेक्सीज में से कितने सोलर सिस्टम है एक में हमें नहीं पता, एक हमारा है। फिर उस एक सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने और स्टार्स हो सकते हैं हमें नहीं पता, सन एक स्टार है उनमें से। या फिर एक स्टार में कितने प्लैनेट्स हैं, उनमें कितने मून्स घूम रहे हैं, क्या क्रीचर हो सकते हैं नहीं पता, उसमें से एक मूविंग स्टोन अर्थ, वो एक मूविंग स्टोन ही है काइंड ऑफ, हाँ। एक पत्थर घूम रहा है। मैक्रोस्कोपिक व्यू में आप ये देखोगे अर्थ को, उसमें कितनी प्रजातियां हैं हमें नहीं पता, वी स्टिल डोंट नो एंड वी से वी आर वेरी एडवांस्ड। हम बाहर मार्स तक जा रहे हैं, हमने अर्थ का कोर नहीं देखा है, नहीं देखा। उसके बाद 7 बिलियन, उसमें से जितनी प्रजातियां हैं उनमें से 7 बिलियन हम एक प्रजाति हैं, उनमें से हम एक हैं, एंड वी थिंक वी आर समथिंग, वी आर नथिंग। वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक सोच में से यहाँ पे कैसे आया जाए? वो हम्बलनेस, मैंने ये देखा है कि जितना आप सक्सेस में ऊपर जाते हो आप हम्बल हो जाते हो अपने आप, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। Okay, so maybe your experience is really good, but I've seen people become more arrogant and very different than what they used to be. In fact, I've seen people when they were nothing, they were very humble. And when they become something, they are really arrogant. This is very subjective. Yeah, it's very. That's what I'm saying. It's subjective. The only thing what you are trying to ask me here, and what I understood, it is in your hands to gain anything. It is in your hands to lose anything. But the laptop was not in my hands. Okay. It was taken from me. Yeah. So what I'm saying, it's in your hands. So that was a materialistic value I was giving you. Okay. I was not talking about, see, because that can happen in any way. I mean, maybe you would have given it to me, so it's lost by your own hands. But I'm talking about it can happen in any way. So हम कैसे हैं? हम लोग अब बात करें मेडिटेशन की, हम बात करें एक ऐसे स्पिरिचुअल एलिवेशन की, ऐसे पॉइंट की, ऐसे ज्ञान बिंदु की जो हमारे आंखों के आज्ञा चक्र के बीच में से कहीं हमें चाहिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा बिकॉज हम किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में है कि आपको उस समय की पीस चाहिए या आपको मटेरियलिस्टिक वैल्यूज के आगे झुक के और अपने आप को स्लेवरी सिस्टम पे डाल देना है। क्योंकि आप अगर मेडिटेट करते हो और हो गए हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बिल्कुल डार्क हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा, या ऑरेंज लाइट दिखेगी, या बेज दिखेगी, या ब्लू दिखेगी, वो सब लेवल्स हैं, लेकिन कुछ तो होगा ऐसा जो आपको ये बताएगा। अगर आपके बॉडी को 100% ले लूँ, 2% भी अगर चेंज हो गया तो वो पार्ट तो रिलैक्स हो गया ना आपकी लाइफ का। वो पार्ट आपको क्या बोलेगा कि देख कितना मजा आता है। तो एक्सेप्टेंस कहाँ होगी? ब्रेन में। अगली बारी जब आप बैठोगे तो उस पर फोकस नहीं करोगे क्योंकि वो है ऑलरेडी। फिर नए पार्ट पे, हाँ, फिर अचानक से आप बैठोगे, बोले आज तो यार मैं अपने दिल पे काम करूंगा। सो आप क्या है ना, वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने लग जाते हो। क्या आई फॉरगिव यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। वो करते ही
सबसे पहली चीज पता क्या होगी? Your energy level will make your body feel so light that you will start crying because now you're forgiving. You're giving away something. And the new understanding will start moving in your body. And वो understanding आपकी body के लिए होगी पहले, मजबूत दिखाएगी. And then it will give you power to understand your soul. फिर आप कहोगे मैं कुछ मन में चल रहा है, कुछ गलत करना है, नहीं यार, I can't do it. Because now you have started forgiving, right? So when you start giving something, you process in return, you gain a lot of positivity and lot of new things that helps you to maintain your serenity, peace, yourself, your confidence, motivation, inspirations on a very different level. So आप प्यार करने लगते हो, फिर आपको गुस्सा नहीं आता है. गुस्सा नहीं आएगा तो आप इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे. इम्पल्सिव नहीं होगे तो आप नुकसान नहीं करोगे. एंड कम्स बैक टू आपकी लाइफ की जो लाइफस्टाइल क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. विद दिस लेट्स ब्रेक इट डाउन टू वेरी सिंपल थिंग. किसी को अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट? Just start. हाउ? Just sit down. The best thing is just sit down and don't think anything. And whatever is coming in your mind, just see it like a movie playing in next to you. Everything is coming, going. It's like you are a fighter plane pilot and you're seeing bombarding, and you're just getting away from everything, and all of a sudden you see that you are the only one and everything else is gone. Because those things you cannot stop. But if you face them, they will start vanishing away from your body, from your mind. That's how meditation happens. Meditation will not happen that I want to meditate and I'm sitting, people take 12, 13 years to even experience the first point of elevation through meditation. And I've seen people who have seen in next 2 days. So there is no timeline. Nobody can say, okay, in 1 month I will teach you meditation. It's a lie. Mm-hmm. Meditation is when you're watching TV, you're hypnotic, in a hypnotic state, you're meditated already. When you're watching TV, somebody's calling your name and somebody's calling your name, but you're watching TV. It's a hypnotic meditative state of your mind. That you know what's happening, but you are not responding to the situation. You use the word hypnotic. What is hypnosis according to you? Because ये बहुत चल रहा है अभी. That okay, you're on street and this guy will come to you and say, yeah, that happens. Yeah. Think about a name and I just that is mind reading and hypnosis. Mind reading, hypnosis, basically. Is it possible? So, yeah, absolutely. How is that possible? See, what we do is clinical hypnosis. Mm-hmm. Okay, we call it hypnotherapy. Mm-hmm. But hypnotherapy, it's more like, when you know how to make a bomb, you can use it to destruct, you can use it for your country. Mm-hmm. Both the things are there, right? So a policeman can be a terrorist also because he knows how to shoot. Yeah. And terrorist can be a policeman also. But the only thing is the terrorist will not come to you to become a policeman because he knows my job is to destruct. He is motive oriented. Yeah. So when we talk about hypnosis, so the technique is the same. Like I'm looking into your eyes and I'm telling you something. Those are called cognitive statements, when you start working on it, when you start talking about it, when you just give the hook. And that hook, you take it and it happens like, in fact, it happened with my wife also in Malaysia once. That people came and they asked, do you have Indian rupee? I have never seen it, or maybe $1 or something. They took away everything. They didn't even realize that everything is gone. They realized after 20 minutes. Somebody came and started talking like, oh, you're from India. Okay, do you have Indian rupees? Oh, I never seen rupee or dollar, whatever. There was a situation. So they said, yeah, I will show you. They showed the note and they don't know what happened after that. They found out after 20 minutes that he took away everything.
Oh my God. Yeah. So it is very common in many places. And it is a very big aspect in life that hypnosis has become very common and easy for people to do as well. Is it a kind of practice, meditative No, connection? it's a is there? practice. It's a practice. It's about how you control somebody else's brain. It's very easy, no? With a word, you will listen to me and things will change. But how? See, what is hypnosis? Hypnosis when you are in your subconscious. When I reach My to your subconscious, Yeah. done. People say, अरे मुझे तो कोई कर ही नहीं सकता. उसको पता भी नहीं वो हो गया. True. Yeah, it happens. No, not experienced yet. Anything like that. I but hope even if you have to experience it, but It's in a you will positive way. experience in a safe environment. yeah, true. Okay. We talked about our ancient stuff. Let's move towards the end of the podcast with this topic of the movie recently came in, Kalki. Yeah. Yeah. And this topic is also very hyped कि हमारे दशावतार में आखिरी अवतार कल्कि जो है वो he's going to come and he's going to save earth from all this what is happening. And someone is speculating it's like after 500 years, 1000 years. Some are saying he's already here. He already है यहाँ पे. Okay, so the point is, for me, commenting on these points like Kalki avatar or any avatar, I will not be here to witness anything, first of all, because it's not going to happen in next even 500 years. True. Okay. Another thing is, if there is something like that existing even now, so what is the job of Kalki? जैसे पाप का घड़ा बढ़ेगा और काल्की आके सब कुछ ठीक कर देंगे और प्रलय होगी और सब हो जाए. सो आज गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, आज दुनिया भर के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भूकंप आ रहा है. सो खत्म क्यों नहीं होता सब? अगर हम एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि सब प्रोपेगेंडा है कि काल्की है या काल्की आएगा. सबको पता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है. अब वो आएगा कब? ब्रह्मा जी के 400वें बर्थडे पे आएगा. ब्रह्मा जी का एक दिन ही 400 साल का होता है. एक दिन 400 साल का होता उनको कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन 400 साल के बराबर कहा गया. है. सो बॉस, मुझे तो पता ही नहीं कल की कभी होगा भी कि नहीं होगा. किताबों में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से तो हो गया, बट असली रूप में अगर देखा जाए तो कहते हैं हनुमान भी यहाँ पर है जी, अश्वत्थामा भी है, चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी है ना. जी. अब बहुत से पॉडकास्ट में मैंने देखा किसी ने बोला अश्वत्थामा को सीआईडी वालों ने पकड़ लिया. पता नहीं, बकवास कुछ भी चलती रहती है. टीआरपी और बहुत दिग्गज आदमी जिसने बात बोली, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहिए. सो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सत्य क्या है, प्रमाण ये है कि बॉस आप आज आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हो. अपनी पॉडकास्ट से एक ही चीज़, एक ही मैसेज दो लोगों को कि खुद के ऊपर भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. जब राम और लक्ष्मण की हम बात करते हैं, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे ना, तो हनुमान जी को उन्होंने वैद्य लाने भेजा था, डॉक्टर. बाबा जी से नहीं बुलवाया था कि बाबा जी हाथ लगा दो मेरा भाई जिंदा हो जाए. सो द बिलीफ सिस्टम इज जिसका जो काम है वो है. अगर आपका काम है जिंदगी को जीना और आपका परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बराबर इक्वालिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के चलो, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. भगवान तुम्हारे घर खुद आके तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे. अपना भरोसा मत छोड़ना. आपकी जिंदगी उसने दी है, पहली है और आखिरी है. नोबडी कैन गारंटी यू अगले जन्म में कुछ होगा, क्योंकि हमें सिखाया जाता है बेटा आज अच्छे कर्म करो, मरने के बाद वहां जाओगे. हमारा धर्म मृत्यु का धर्म है, जीवन का धर्म नहीं है. कोई नहीं बताएगा कि आज आप ये करो तो आपको कल सवेरे अच्छा कुछ नहीं. बेटा आज आप गाय को खाना खिलाओ तो जब कभी आप जब जाओगे ऊपर स्वर्ग मिलेगा. किसने देखा स्वर्ग? उसके लिए मरना होगा. मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छा काम कर सकता हूं. तो मृत्यु से ज्यादा जीवन पे फोकस करो और अपनी लाइफ को जियो. प्रेजेंट पे फोकस करें mainly. जो इस समय है वही सत्य है. कल
नहीं देखा किसी ने। क्योंकि कल उठोगे तो आज ही होगा ना, बिल्कुल। ये नहीं बोलोगे ना मैं कल उठ गया भाई, कल उठोगे तो आज होगा ना, आज उठाओ। So there is no tomorrow. What you have is now. Believe in it. And that's you. अपने सत्य को समझने के लिए अपने शरीर को प्रमाण बनाओ कि मैं हूं, जब तक ये चूटी मेरे को दर्द कर रही है मतलब मैं जिंदा हूं, और गॉड का कोई प्लान है। जैसे वो कॉन्सेप्ट अभी काफी फेमस हुआ फ्रॉम सेक्रेड गेम्स। I don't know. I have never seen that. अहम ब्रह्मास्मि का वो जो एक वर्ड ये है, ये अभी लोगों को पता लगा बिकॉज ऑफ सेक्रेड गेम्स एंड ऑल। Okay, so अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है कि मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं ब्रह्मा हूँ। सो इट्स लाइक आई एम द क्रिएटर, आई एम द डिस्ट्रॉयर, आई एम। तो वही समझा रहा था, अपने हाथ से दे सकते हो, अपने हाथ से खराब कर सकते हो। सो आज कल मैं माय वाइफ वी वर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट इज गॉड। फॉर मी यू आर गॉड इफ यू आर हेल्पिंग मी। शी इज evil if she's taking away things from me. So सत्य यही है ना। सो आज बनाने वाला भी मैं हूं, खराब करने वाला भी मैं ही हूं। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा बनाने वाला है, क्रिएटर है ना, क्रिएटर है। नर्चर करने वाला विष्णु है, संहार करने वाला महेश है। तो ब्रह्मा को उसने अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा कि मैं ही क्रिएटर हूं ना। सो क्रिएटर के पास ही पावर है, क्या चीज कहाँ चिप लगानी है, कौन सी लगानी है। सैडनेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय। सो बिलीव इन योरसेल्फ। मैं बैठा हूं 36 पत्तों के कमल के फूल पे, 4 सिर लेके बैठा हूं, 5 थे 4 हो गए। तो 4 दिशाओं को 4 हो गए। पहले 5 थे ना ब्रह्मा जी के सिर, तो उन्होंने शिव से लड़ाई कर ली, तो भगवान शिव ने जो है उनका सर काट दिया, तो उनको ब्रह्म हत्या लगी भगवान शिव को। वो एक अलग ही कहानी है, हम फिर कभी बात करेंगे उस पर। बिल्कुल। सो ब्रह्मा जी के 4 सर रह गए, तो उनको बताया कि भैया आप जो है घमंड में मत जियो। तो ब्रह्मा को ये जब बताया कि घमंड में मत जियो, तो उन्होंने सब कुछ देना शुरू कर दिया। तो जो भी उनसे कुछ मांगता था वरदान दे देते थे। उसके बाद प्रॉब्लम होती थी बाकियों को। बट ज्ञान की बात यही है कि ब्रह्मा का होने का अर्थ ये है कि मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं ही हूँ, तो कंट्रोल मेरा मुझ पर है, मैं जो चाहूँगा वो हो सकता है। और यही मैं चाहता हूँ कि आपके लोग भी वही सुने कि आप अगर चाहोगे तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन चाहने की इच्छा होनी चाहिए। अगेन थैंक you very much for God being bless you, Nitin, for inviting me. It was really, I think more than podcast, it was such a lovely talk we had, and it's nice. At last, viewers को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? Viewers के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्यार करो अपने आप से सबसे पहले, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना इन बाहों में जो है आपके फैमिली, आपके वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं और जिनको आप प्यार करते हो, उनके साथ मिलके पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी जियो। कभी ये मत बोलो कि मैं हार गया, क्योंकि आप हर वक्त जीतते हो और आपको जीतना है, क्योंकि आप पैदा हुए हो किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो क्या चीज़ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो। प्रोजेक्शन क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है, और आपने क्या चीज़ लेनी है लाइफ में, वो सब आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगी। Every dot will connect. भागो मत, जियो।